नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज दोस्तों 3 नवंबर है और 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। यानी अब से ठीक 30 दिन के बाद इंडिया टीवी की इसी स्क्रीन पर आपको 5 प्रदेशों के इलेक्शन रिजल्ट्स नजर आ रहे होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी, किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, सबसे तेज नतीजे पूरे विश्लेषण के साथ यहीं इंडिया टीवी पर आप देखेंगे। उससे पहले आज हम आपको मध्य प्रदेश का फाइनल ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। फाइनल शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद सीधे वोट पड़ेंगे, कोई ओपिनियन पोल नहीं आएगा। सारी पार्टियों के टिकट बंट चुके हैं, बड़े बड़े नेताओं ने भी अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं। जो गुटबाजी होनी थी जिस पार्टी में हो गई, हर सीट पर कैंडिडेट की पिक्चर भी क्लियर हो चुकी है। तो अब चुनाव की फाइनल पिक्चर क्या बन रही है? कुछ दिन पहले तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी साफ आगे दिखाई दे रही थी बीजेपी से, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने स्पीड बढ़ाई और कांग्रेस को पीछे छोड़ा। हमारे पिछले ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की रेस में कांग्रेस पार्टी से आगे नजर आ रही थी। अब फाइनल ओपिनियन पोल में क्या तस्वीर बनती है? हम शुरू कर रहे हैं खास शो, अब की बार किसकी बनेगी सरकार। आपका मेहमानों से हम परिचय करा दें। सबसे पहले हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी। स्टूडियो में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। शिवम जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है अभय दुबे जी। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। अगर जुड़ चुके हैं हमारे साथ तो स्टूडियो में नहीं है, बाहर से हमारे साथ हैं, जुड़ने जा रहे हैं। साथ ही भावेश झा सीएनएक्स से, जिन्होंने सर्वे किया। भावेश, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ 2 बड़े जानकार अनुभवी पत्रकार हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। तो मैं आपके सामने ओपिनियन पोल क्या कह रहा है मध्य प्रदेश की फाइनल पिक्चर का पहला अध्याय रखूं, यानी पहला रीजन वो आपके सामने में रखूं। उससे पहले आपके एक कॉन्टेक्स्ट के लिए एक पृष्ठभूमि आपको जानना जरूरी है कि 2018 में 5 साल पहले क्या नंबर आए थे, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी और कौन मुख्यमंत्री था। और 15 दिन पहले आज से, यानी 19 नवंबर को हमने इससे पहले जो ओपिनियन पोल किया, पहला ओपिनियन पोल, उसमें क्या दिखाई दे रहा था। फिर हम ये दूसरे ओपिनियन पोल की बात करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर जरा वो एक तुलना जो है वो आ जाए। मध्य प्रदेश में देखिए कुल 230 सीटें हैं। ये देखिए 2018 का नतीजा, जहां कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी, सरकार बनी थी, 114 सीटें आई थी, बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। अब हमने जो ओपिनियन पोल किया आज से 15 दिन पहले, तब परिस्थिति यह थी कि बीजेपी ने अपना ग्राफ 2018 से बढ़ा करके 115 तक पहुंचा लिया था। यानी 230 की विधानसभा में बिल्कुल बीच में, जहां पर सरकार बनती है, डॉट 115 पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे नहीं थी, बड़ा क्लोज मार्जिन है। 5 सीटें केवल पीछे कांग्रेस दिखाई दे रही थी, 110 पर दिखाई दे रही थी 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को। अब हम आज जब 3 नवंबर को आपसे बात कर रहे हैं, तब क्या परिस्थिति आएगी वो अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के फाइनल ओपिनियन पोल की, और शुरुआत मध्य प्रदेश के राजधानी क्षेत्र से, भोपाल से। भोपाल डिवीजन जो भोपाल, विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर बनता है, यहां विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं। भोपाल डिवीजन में 2 पॉलिटिकल टाइटन्स की टक्कर होती है, यानी 2 बहुत बड़ी हस्तियां। यहां पर 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राघौगढ़ के राजा, कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह हैं, और 18 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी भोपाल रीजन से आते हैं। दिग्विजय सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग चुनावी मैदान में हैं, उनके बेटे, उनके भाई। शिवराज सिंह चौहान यहीं की बुधनी विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनाव में उतरे हुए हैं। अब ये जो 24 सीटें हैं, इनका सर्वे जो है वो क्या बता रहा है, आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब भोपाल क्षेत्र का सर्वे 24 सीटों का, इंडिया टीवी का फाइनल ओपिनियन पोल एमपी का बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन 24 में से 16 सीटें निकाल सकती है। ये 2018 से 1 सीट ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीतती हुई दिख रही है। ये 1 सीट का नुकसान होगा। यानी यहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, बल्कि अपना ग्राफ थोड़ा सा और उठा रही है।
एक सीट से बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है 2018 की तुलना में। तो भोपाल रीजन, भोपाल क्षेत्र जो है वो बीजेपी के साथ जाता हुआ हमारे इस फाइनल ओपिनियन पोल में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी बढ़त में दिखाई दे रही है। आपकी स्क्रीन पर ऊपर जो है नंबर भरते रहेंगे और बढ़ते भी रहेंगे जैसे जैसे हम एक एक क्षेत्र की बात करेंगे। 24 सीटों का ओपिनियन पोल, बीजेपी 16 पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है, कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत अच्छी की है ओपिनियन पोल के हिसाब से आपकी पार्टी ने, शिवम जी। देखिए सौरभ जी, शुरुआत ही अच्छी नहीं है, अंत भी अच्छा होगा। और जब हम सही 1 महीने बाद यहां पर बैठे होंगे और बात कर रहे होंगे तो जाहिर है हम सरकार बना चुके होंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बनाएंगे। मैं बिल्कुल इन आंकड़ों से इतर नहीं हूं, लेकिन इतना है कि हम इस टैली को और अभी इंक्रीज करेंगे। जिस तरीके से हमारा कैंपेन चल रहा है, जिस तरीके से तमाम चीजें हुई हैं, जिस तरीके से 1.5 साल में करप्शन नाथ की सरकार रही और घोटाले पर घोटाले पर घोटाले किए, जिस तरीके से हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि टैली भी इंप्रूव होगा। और कहीं ना कहीं रही बात कांग्रेस की, तो आजकल चाहे वो आपका चैनल हो और चाहे उनका चुनाव में आना हमेशा ऐसे ही देर में ही आते हैं, वो बाद में ही आते हैं। देखिए अभी भी आए नहीं है अवैध दुबे। अभी आपके प्रतिद्वंदी आएंगे, देखिएगा फिर क्या जब तक आएंगे हम जीत जाएंगे, पूछते भी और जवाब भी देते हैं। पहले भोपाल का जरा समझ ले, भोपाल क्या है, भोपाल के ये रीजन जो है क्या कहलाता है, यहाँ कौन कौन सी सीटें खास तौर पर। हमने बताया दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों यहीं से आते हैं। और क्या खासियत है भोपाल की? देखिए भोपाल की आप पूरे रीजन की आप ओवरऑल यदि एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे यहाँ पे बीजेपी हमेशा से स्ट्रांग रही है। पिछली बार भी जब बीजेपी हारी थी तो 15 सीटें जीत के आई थी, तो बीजेपी एक स्ट्रांग वहाँ पे रहती है और बीजेपी को वहाँ पे हराना लगभग मुश्किल। आपने देखा 2000 दिग्विजय सिंह खुद भी लोकसभा में, दिग्विजय सिंह खुद भी कंटेस्ट किए थे लेकिन हार गए थे लोकसभा चुनाव में। धीरे धीरे देखेंगे जैसे जैसे ये क्लियरिफाई होता जाए कि बीजेपी एक कॉन्टेस्ट में, 2 महीना पहले जब बीजेपी वहाँ पे कॉन्टेस्ट में नहीं थी तो भोपाल रीजन में भी ये दिखने लगा था कि बीजेपी वहां भी पिछड़ रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये कैंपेन आगे बढ़ रहा है, कैंडिडेट जिस तरह के अनाउंस हुए उसमें आप देखेंगे कि बीजेपी भोपाल रीजन में अपना ग्रिप बहुत ही ज्यादा मजबूत की है। उसके रीजन सबसे बड़ी बात है जो सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व का जो है वहां पे एक अच्छा खासा चल। आपने देखा वहां पे एक माइनॉरिटी वोट भी ज्यादा है। देखिए मध्य प्रदेश में आप जाएंगे लगभग 20% जो है वो अर्बन में, मध्य प्रदेश के अर्बन में मुस्लिम वोटर है। उसका भी एक इम्पैक्ट है जिसका कि कहते हैं ना कंप्लीट पोलराइजेशन, एंटी पोलराइजेशन कहते हैं, उसका बीजेपी को फायदा मिला। और जिस तरह बीजेपी के अलग अलग नेता जिस तरह के बयान दे रहे, उसका कुछ हद तक फायदा भोपाल रीजन में बीजेपी को मिलता है। मैं आपके सामने अगला क्षेत्र भी रख देता हूं, कुछ सीटों का और सर्वे भी खुल जाएगा और बात भी जो है वहां से हम और जो प्रदेश के नेता हैं उनकी हम कर पाएंगे। मैं आपके सामने चंबल का जो सर्वे है वो भी रख देता हूं। चंबल क्षेत्र का सर्वे भी दिखा दीजिए। दूसरा रीजन चंबल, मुरैना, भिंड, गुना, ग्वालियर। चंबल में कुल मिलाकर के 34 सीटें आती हैं। यहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। ग्वालियर के राजा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंह एक बड़ी हस्ती हैं जो चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं खुद, लेकिन उनका बहुत प्रभाव है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा वो एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं, वो भी चंबल से आते हैं। इनके अलावा कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता जो हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, वो भी चंबल से ही आते हैं। तो बहुत सारे दिग्गज जो हैं वो चंबल रीजन में हैं। मध्य प्रदेश का चंबल कभी डाकुओं के लिए बदनाम रहा और चंबल अब मध्य प्रदेश की राजनीति का एक किस्म का गढ़ सा बनता जा रहा है। 2018 में यहां 34 सीटों में से 26 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, यानी चंबल क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक तरफा कांग्रेस पार्टी ने जीता था। आज क्या कहती हैं 34 सीटें आपके सामने मैं रख रहा हूं। चंबल का ओपिनियन पोल भी, एमपी के फाइनल ओपिनियन पोल में चंबल की 34 सीटों की बात। यहां भारतीय जनता पार्टी 15 सीटें जीत सकती है और ये 2018 से 8 सीटें ज्यादा है। यानी चंबल में बीजेपी अपनी स्थिति को, बहुत खराब जो स्थिति थी उसको काफी बेहतर कर रही है। कांग्रेस पार्टी 19 सीटें जीत सकती है। ये 2018 की तुलना में 7 सीटों का नुकसान होगा। अन्य जो है यहां इस बार मैदान में हमें नहीं दिखाई दे रहे। कॉन्टेस्ट में 1 सीट का नुकसान, यानी 1 सीट पिछली बार अन्य के खाते में यहां गई थी, वो इस बार नहीं है प्ले में। लेकिन कॉन्टेस्ट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगभग बराबरी का दिखाई दे रहा है और ये जो है एक बड़ी बात होगी। चंबल में भारतीय जनता पार्टी का एक किस्म का कमबैक जो है वो आप देख रहे हैं। तो ये चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए चंबल में, जो माना जा रहा था कि वहां पर अंदरूनी लड़ाई भी बहुत है, लेकिन ये चुनाव में जाते जाते उतरते उतरते बीजेपी ने क्या वहां पर काम किया है कि परिस्थिति आपको ये दिखाई दे रही है। हर्षवर्धन जी, देखिए सौरभ जी, जब हम लोग पिछले इसी ओपिनियन पोल पर बात कर रहे थे तो बहुत एक जिसको कहें कि थोड़ा सा मैंने
कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक जीवन का ये सबसे कठिन समय है, सबसे मुश्किल समय है। वो खुद को साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उससे तय होगा कि ग्वालियर के इस महाराज घराने से आने वाले नेता का अब क्या भविष्य होने जा रहा है। मुझे जो जानकारी मिली और जो अब दिख भी रहा है, उस वक्त भी मैंने कहा था कि वो शिवपुरी से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, बहुत एकदम पक्के तौर पर उन्होंने कह दिया, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी अमित शाह को एक भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं 22 विधायक लेकर आया था, जो सरकार बनी मध्य प्रदेश में, इस बार मुझे लेकर आने की जरूरत नहीं, मैं जिता कर लाऊंगा। और बड़ी असहज स्थिति हो गई थी, उनके बहुत नजदीकी मुन्ना लाल जैसे जो लोग जो उनके बहुत नजदीकी थे, उनके समर्थक आके गाड़ी के सामने लेट गए, बड़ा हल्ला हंगामा हुआ, लगा कि जैसे ग्वालियर चंबल पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन सिंधिया ने जिस तरह से जमीन पर जाकर मेहनत की, और सबसे ज्यादा कठिन था उनके लिए क्योंकि कांग्रेस से आए थे, भाजपा में भी उनको एक तरह से कहें कि प्रतिरोध झेलना पड़ रहा था और कांग्रेस से भी प्रतिरोध झेलना पड़ रहा था। ऐसे में मुझे लगता है कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपके इस ओपिनियन पोल में दिख रहा है। और अगर ये दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल सबसे ज्यादा चिंता की बात भाजपा के लिए। अच्छा, अभय दुबे जी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, वो अभी पूछ रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी कहां रह गए। बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अभी तक जो सर्वे दिखा रहा है मैं आपको बता देता हूं, देखिए जनता की तालियां आपके लिए हैं। कुल हमने ओवरऑल 58 सीटों की बात की है, भोपाल क्षेत्र की और चंबल की। इन 58 सीटों में से 31 पर भाजपा दिखाई दे रही है हमको आगे, आप बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे हैं 27 सीटों पर। भोपाल में 2018 में बीजेपी ने अच्छा किया था, इस बार एक सीट बढ़ती दिख रही है। चंबल में आप आज भी आगे हैं, 18 में भी आप आगे थे, लेकिन बीजेपी ने अपनी बहुत खराब परिस्थिति और 2018 वाली उसको बेहतर किया है, यह सर्वे दिखा रहा है। सौरभ जी, आपके चैनल में भाजपा की ये बढ़त गुलाबी है, मगर आपका सर्वे फर्जी है या आंकड़े किताबी है। आइए तो सही मध्य प्रदेश की जनता के पास एक बार पूछिए उनसे भारतीय जनता पार्टी का मिजाज। 150 प्लस सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है, नोट करके रखिएगा आज के इस टेलीविजन शो को। आप अगर मध्य प्रदेश की जनता का मिजाज भाप नहीं पाए तो उसका प्रतिकूल प्रभाव आप पर और आपके चैनल पर भी पड़ेगा। इतना व्यापक रूप से नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश में है। क्या क्या नहीं हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बच्चों का पोषण आहार मामा जी की सरकार ने खा लिया। मध्य प्रदेश में जानवरों को खाने वाला अनाज आदिवासियों को बांटा गया। भाजपा के नेता ने आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब करके उसका वीडियो वायरल कर दिया। भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने, अनूपपुर के मंडल अध्यक्ष ने मृत आदिवासी के सामने उसके भाई को चप्पलों से बर्बरता से पीटा। भगवान शंकर के महाकाल लोक में भीषणतम भ्रष्टाचार किया। और तो और विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा वो जीएसडीपी घोटाला, अर्थात मध्य प्रदेश की विकास दर तक में घोटाला करके 2.5 लाख करोड़ रुपए अधिक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बता दिया इन्होंने। हमने उसको पेपर पर प्रूफ कर दिया। किस आधार पर ये बात करते हैं बढ़त की? अरे बढ़त तो दूर, इनकी परिस्थितियां इतनी बदतर हो गई कि 20-25 साल तक इनको कोई मध्य प्रदेश में पूछने वाला नहीं मिलेगा। क्यों प्रधानमंत्री जी ने अपना कैंपेन ड्रॉप किया एमपी के मन में मोदी? क्योंकि वो भी कुछ एक सप्ताह में समझ गए कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। पिछली रैली में ना उन्होंने शिवराज जी का नाम लिया, ना उनके काम का जिक्र किया। क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते फिर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं अब शिवराज चेहरा नहीं है? कुछ तो बात होगी ना कि अंदर खाने में ये भी जान गए हैं कि जो 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मध्य प्रदेश में, उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। सौरभ जी आइए मध्य प्रदेश और देखिए कैसे जय वीरू की जोड़ी दृढ़ता से लगी हुई है, और ये जो गब्बर का साम्राज्य है इसको नेस्तनाबूद। ठीक है अभय जी, अभय जी देखिए आप मेरे मेहमान हैं, आप देर से भी जुड़े और आप अपना ओपनिंग कमेंट दे रहे थे, मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाहता था। आपने लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किए मुझे उस पर एतराज है और मैं उसका उत्तर आपको देना चाहता हूं। चुनाव अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, इंडिया टीवी और सीएनएक्स नहीं लड़ रहा है, तो हम पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पहले तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। आपने कहा ये सर्वे फर्जी है या किताबी है, मैं तो नहीं कहता कांग्रेस पार्टी झूठी है, मैं कह सकता हूं लेकिन मैं कह नहीं रहा हूं। आपने ये शब्द इस्तेमाल किए, मुझे एतराज है इस पर। सर्वे किया गया है जमीन पर उतर करके, सर्वे करने वालों ने ईमानदारी से काम किया है। एक मिनट अभय जी, आपने कहा मैंने सुना, मैं कह रहा हूं आप सुनिए। सर्वे गलत साबित होगा तो हो जाएगा। मैं अब सुने सर, मैं इस सर्वे में मैं ये बात करते हुए अभय दुबे जी ये नहीं कह रहा हूं आप नेताओं की तरीके से जो मैं कह रहा हूं वही शाश्वत और अटल सत्य है, मैं ये दावा नहीं करता।
ये दावा आप लोग नेताएं, आप लोग करते हैं, लेकिन किसी की मेहनत को फर्जी और किताबी कहना मुझे नहीं लगता कि आप जैसे सीजन प्रवक्ता को और नेता को शोभा देता है। कहिए अपनी बात। नहीं, इसमें एक बात और जोड़ दीजिए। बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि जमीन नहीं देखी जिसने भी सर्वे किया। मैं इंडिया टीवी, इंडिया टेलीविजन चैनल सर्वे एजेंसी नहीं है, लेकिन आपके लिए जिसने भी सर्वे किया वो भी यहाँ पर है, मेरे मेहमान है आपके सामने, आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जवाब दे दूं पहले। आप जब कह रहे हैं सर्वे फर्जी है, तो मेरे लिए जिसने सर्वे किया मैं तो उसके लिए खड़ा हूंगा ना। अभय दुबे जी, मैं बता रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर सर्वे। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। भावेश, आप जवाब दे सकते हैं, आप जवाब दीजिए। जमीन पर जमीन पर आए होते। अभय जी रुक जाइए, एक मिनट में बताता हूँ। मैं एक मिनट, ग्वालियर चंबल रीजन की बात कर रहे हैं ना। दो सारे लोकल बॉडी के इलेक्शन अभी हार गए, मेयर के दोनों गुना ग्वालियर के हार गए। महाराज की स्थिति वहां बहुत बुरी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी, ग्वालियर चंबल संभाग से सबसे बड़ी बढ़त मिलेगी, ये लिख कर रख लिया। और महाराज की बात बता दूं एक मिनट में, सौरभ जी, महाराज इसलिए शिवपुरी से नहीं उतरे कि वहां हमने केपी सिंह जी को टिकट दे दिया, पिछोर से हटा कर दिया, नहीं तो वहां से लड़ाने की तैयारी थी वहां महाराज। अबे दुबे जी, आप ये सारी बातें कहिए, आपको कौन रोक रहा है? हमने तो इसलिए आपको आमंत्रित किया प्रोग्राम में, लेकिन आप कह रहे हैं फर्जी और किताबी, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यालय में बैठकर जिसने जो जमीन पर गया उसने सर्वे छाप दिया है। इस पर मुझे आपत्ति है। आप अपना तर्क दीजिए, आप सर्वे को गलत कहिए, कोई आपको नहीं रोकता है, लेकिन आपकी जिन्होंने सर्वे किया उसके ऊपर आप सीधा आक्षेप कर रहे हैं। आपकी आपत्ति दर्ज कराइए। 3 दिसंबर को मैंने जो बात कही है हूबहू अक्षरशः सही ना हो तो आप मुझे कहिएगा। देखिए, यही फर्क है। मैं नहीं कह रहा हूं ना, मैंने जो लिख दिया वही सच है। आप नेता हैं, आप दावा कीजिए, आप चुनाव में क्योंकि आप जरा जिन्होंने सर्वे किया उनकी बात सुन लीजिए। मैं अभय जी को याद दिलाना चाहता हूं, अभी कर्नाटका का चुनाव हुआ था, अकेला मैं सबसे पहले था जिसने बताया था कि कर्नाटका में कांग्रेस बड़ी अच्छी पोजीशन से जीत के आ रही है और क्लीन स्वीप। कोई भी सर्वे एजेंसी ने, कोई भी चैनल ने यह प्रिडिक्ट नहीं किया था कि कर्नाटका में कांग्रेस वहां पे लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आ रही। तब तो आप बहुत तारीफ करें, तब क्या हो गया? तब क्या मैंने एक सेकंड, तब क्या मैंने कांग्रेस पार्टी के, अरे एक सेकंड सुनिए, तब क्या मैंने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के बनाया था? आप जवाब दीजिए। ना मैंने देखा आपका सर्वे। बिल्कुल आप थे, बिल्कुल आप थे, आपके प्रवक्ता थे। आप क्या सिर्फ अपना इंडिविजुअल, आप क्या अपना इंडिविजुअल बयान दे रहे क्या यहाँ पे? नहीं, अब एक मिनट सुन लीजिए महोदय मेरी बात। उस समय का भी इंडिया न्यूज चैनल में अगर आपने सर्वे किया हो और बैठे हो तो मैंने उस समय भी कहा था कि आपका आंकलन ठीक नहीं है। हम 135-140 सीटें कर्नाटका में जीत के आ रहे हैं। कई बार आपके चैनल ने जो ओपिनियन पोल बताया उसमें कांग्रेस पार्टी को नेक टू नेक बताया, तब भी मैंने ये बात पहली बात तो ये मैं इकलौता था जिसने सबसे पहले बताया था कि कांग्रेस वहां पे मेजोरिटी से आ रही है। तो ये आप गलत बयानी मत कीजिए, ठीक है? पहली बात ये करेक्ट कीजिए। दूसरी बात मैं इंडिया न्यूज के लिए, इंडिया टीवी के लिए कर रहा था। नहीं रह गए, अब आप इकलौते नहीं रह गए। बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी को कॉन्टेस्ट में बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई जमीन की बिल्कुल अलग है। तो आप जमीन की बात कीजिए ना, आप मेरे सर्वे पे सवाल मत उठाइए, ठीक है? सवाल उठाइए, ठीक है, आपका वो है, लेकिन ये फर्जी कहना आपको शोभा देता है क्या? मैं आपको बोलता हूं कि आप जो बयान दे रहे हो फर्जी है। जब आप ये बड़े बयान देते हो, जब गलत साबित हो जाते हो रिजल्ट के बाद, तो माफी मांगते हो क्या? बताओ। देखिए, आप माफी मांगेंगे? आप बिल्कुल माफी। अरे सुनिए महाराज, आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। बिल्कुल मांगूंगा। फर्जी सर्वे किया था, पहले बात फर्जी कहिएगा। फिर आप देखिए अभय जी, आप बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे विजय, अब आपको कितना टूकूं मैं इस बात पर? आज आप आमादा हैं कि आप सोच करके आए कि मैं यही कहूंगा? पता नहीं आपको सर्वे का नतीजा किसने बता दिया। इसी सर्वे में अगर आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दे जाएगी तो क्या कहेंगे? फर्जी कहेंगे तब भी? सर्वे देखिए, ये सर्वे आप ग्वालियर चंबल रीजन का बता रहे हैं, उस पर मेरी प्रतिक्रिया है, गंभीर प्रतिक्रिया है, क्योंकि जमीन देखी है मैंने पिछले 6-8 महीने में मध्य प्रदेश का चप्पा चप्पा घूमा है। अभी हम 230 विधानसभा अगले 15 दिन में कवर करने वाले हैं। बड़े नेता, हमारे शीर्षस्थ नेता, महाजनसंपर्क अभियान हमने कॉल किया है। 60 स्थानों पर दिग्विजय सिंह जी, 70 स्थानों पर कमलनाथ जी, 21 स्थानों पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका जी की बड़ी व्यापक स्तर पर रैलियां हैं हमारी। तो हम 230 विधानसभा तक पहुंचेंगे और उसके पहले एक चक्कर सारी विधानसभाओं का मैं लगा चुका हूं। इसलिए मुझे प्रत्येक क्षेत्र के संदर्भित विषय पर पता है कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है। अब ठीक है अभय दुबे जी, आप ही को सारी हकीकत मालूम है, फिर तो ये कहना चाहिए हमको। अभी
आपको भी सुन रहे थे संजीव श्रीवास्तव जी, एक कमेंट में सर आपका भी लेना चाहता हूं। अभी तो 2 ही रीजन की मैंने बात की है, अभी तो आगे सर्वे क्या दिखाएगा मैं नहीं जानता, और अभी भी सर्वे यही दिखा रहा है कि भाई बीजेपी थोड़ा आगे है, थोड़ा सा पीछे कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। स्वीकार नहीं हो रहा कांग्रेस पार्टी को, लेकिन ये कैसे कोई हमको इन 2 क्षेत्रों में भी पीछे दिखा सकता है? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी और दुबे जी जो कह रहे हैं वो उनका अधिकार है, जो भावेश कह रहा है वो उसका, मतलब मुझे दोनों की बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि एक लंबे समय तक मीडिया का एक रुख रहा है जिस पे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आपत्ति रही है, और उसी की वजह से और वो राजनीति का जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है और उसकी कुछ प्रतिबिंब मीडिया में भी दिखाया, उसका असर है कि अब हर बहस ही पोलराइज्ड हो गई है। लेकिन कुल मिला के मेरे जो आपने 2 रीजन्स बताए, मैं भोपाल के सर्वे पे थोड़ा बहुत सहमत हो सकता हूँ। वो शहरी इलाका है, पुराना बीजेपी का एरिया है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स चंबल से आ रही हैं वहां पे, और जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि ज्योतिरादित्य बहुत डिफेंसिव पे हैं और काफी परेशानी में फंसे हुए हैं, उस तरह से उस रीजन में अगर बीजेपी अपनी 2018 के मुकाबले स्थिति को बेहतर कर रही है जी, तो वो काफी अचंभे की बात है और बीजेपी के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ग्राउंड मेकअप करेगी वहां पे, क्योंकि वहां पे बड़ा रिएक्शन है। जो कांग्रेस से लोग गए थे पार्टी छोड़ के ज्योतिरादित्य के साथ, उनके खिलाफ एक रिएक्शन प्रतिक्रिया है वहां पे। जमीन पे एक इवन ज्योतिरादित्य के लिए बहुत दिक्कतें चल रही हैं पिछले कुछ समय से जी सर। अब वो किस तरह से फाइट बैक करते हैं, और एक जो ओवरऑल तस्वीर निकल के आ रही है एमपी से, वो मैं हमेशा हर बार कहता रहता हूं कि बीजेपी का गढ़ रहा है। गुजरात से पहले जनसंघ का गढ़ एमपी रहा है और वहां पे उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। लेकिन जो हम सुनते हैं यहां बैठ के, उसमें लगातार ये बात आती है कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है इस बार। ठीक है और सर, उसका खामियाजा बीजेपी को शायद भुगतना चलिए अभी तो हम क्योंकि जो सर्वे जितना दिखाया उसी पर बात कर रहे हैं तो ब्रेक लेना पड़ेगा। उससे पहले शिवम का एक रिएक्शन, चंबल पर हैरानी जता रहे हैं और ऐतराज जता रहे हैं कि यह नंबर कैसे दिखाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी और संजीव जी। देखिए, मैं तो आपसे और जिन्होंने सर्वे किया उन दोनों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप आते ही बिल्कुल अभय दुबे जी पर इस तरीके से लेकर चढ़ गए सर्वे, उनको अच्छा नहीं लगना था, नेचुरल बात है भाई। वो आप उनके फेवर में आंकड़े भी नहीं दे रहे हैं और आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपकी तारीफ भी कर दें। कुछ चीजें उन्होंने कही कि बहुत कुछ हुआ है ग्राउंड पे, उसकी छोटी सी एक झलक मैं आपको देता हूं। जब ये सरकार छोड़कर गए थे, उस प्रदेश की आर्थिक विकास दर 0.10% थी, आज 16% है। खादान 159 लाख मीट्रिक टन था, आज 619 लाख मीट्रिक टन है। फसल ऋण 15% ब्याज पर देते थे, आज 0% है। औद्योगिक विकास अब 24% है। प्रति व्यक्ति आय ये 12,000 पर छोड़कर गए थे, अब 1,40,000 है। बजट 23,000 करोड़ था, अब 3,14,000 करोड़ है। और इसके अलावा अगर मैं बिजली क्षमता की बात करूं तो 5,000 मेगावाट थी, अब 29,000 वाट है। सिंचाई क्षमता 7,68,000 हेक्टेयर थी, अब 47,000 हेक्टेयर है। ये कहते हैं कि हुआ नहीं कुछ भी। अब इन्होंने करप्शन पर और बात कही थी, करप्शन तो हुआ है सर। हमने भोपाल में कई जगह पोस्टर्स लगाए हैं और उसमें क्यूआर कोड भी लगाया है। जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो पेटीएम की तरह इनके 1.5 साल के घोटाले निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, थोड़े से मैं आपको बता देता हूं, 10 सेकंड और दे दीजिए। 1,963 करोड़ रुपए का मोबाइल घोटाला, 25,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफी घोटाला, 24,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर घोटाला, 1,174 करोड़ का गेहूं बोनस घोटाला। और ये तो सिर्फ 1.5 साल में कर लिया इन्होंने। अगर इनको 4-5 साल सरकार दे दो चलाने के लिए तो क्या हाल है। ठीक है, जवाब आएगा। इसी वजह से ग्राउंड पे पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी है और आगे भी रहेगी। ना न्यूज चैनल पर समय से है और ना चुनावों में समय। चलिए एक ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। देखिए, अभी आपने बात की है भोपाल की, हमने चंबल की बात की है। इसके बाद महाकौशल क्या कह रहा है? बड़ा इलाका है महाकौशल, और यहां बीजेपी के दिग्गज भी हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े दिग्गज जो चुनाव में है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वो भी यहीं से आते हैं। महाकौशल का सर्वे आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सीनेक्स का ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश का, और ये फाइनल ओपिनियन पोल है क्योंकि अब तो सीधे फिर वोट पड़ने जा रहे हैं। अब हमने अभी तक बात की है भोपाल की, हमने बात की है इसके अलावा चंबल क्षेत्र की, और जितना सर्वे आपको दिखाया आपकी स्क्रीन पर आगे चल रहा है, 31 पर जीत सकती है जितनी सीटें हमने बताई सर्वे की भाजपा, 27 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। अब मैं आपके सामने एक बड़ा क्षेत्र महाकौशल रखने जा रहा हूं। महाकौशल से कमलनाथ भी आते हैं और यहीं से माना जा रहा है अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम फेस उनका हो सकते हैं प्रहलाद पटेल, वो भी आते हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, ये इलाके सब मिलाकर के बनते हैं महाकौशल। और इन 47 सीटों में क्या बता रहा है ओपिनियन पोल, उसका नतीजा मैं आपकी स्क्रीन पर अब रख रहा हूं। उसके बाद हम मेहमानों के पास चलेंगे। आपकी स्क्रीन पर इन 47 सीटों का सर्वे आने जा रहा है, उसके साथ ऊपर की टैली में 47 सीटें जुड़ जाएंगी। अभी आप देखिए
हमारे मुताबिक इस क्षेत्र में महाकौशल में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बीजेपी से आगे है। 26 सीटें 47 में से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, 19 पर भारतीय जनता पार्टी ठहरती हुई हमको दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। ये ओपिनियन पोल का नतीजा आपको दिखाई दे रहा है। और बीजेपी का ग्राफ 2018 की तुलना में और नीचे आया है, 20 सीटों से घटकर 19 पर बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस 26 की 26 पर है, अन्य में 1 सीट ऐड होती हुई दिखाई दे रही है। यानी जहां पर जिस रीजन में कमलनाथ खड़े हैं वो पूरा क्षेत्र मजबूती से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, यह सर्वे बता रहा है। 105 सीटों का सर्वे आ चुका है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई, 53 पर कांग्रेस पार्टी, 50 पर भारतीय जनता पार्टी आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। आपके सामने नतीजे हैं महाकौशल के। मैं चाहूंगा इस पर प्रतिक्रिया अभय दुबे जी की। अभय जी। हाँ सौरभ जी, जो हम लोगों का मूल्यांकन है उसमें 8 से 9 सीटें इस महाकौशल के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मात्र मिलने जा रही है। स्वाभाविक रूप से महाकौशल से ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, वो मुख्यमंत्री जी होंगे कमलनाथ। अभी शिवम जी वैसे तो दूसरे प्रवक्ताओं से अलग है, थोड़ा अध्ययन करके आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब वो कहते हैं कि 18 सालों में बहुत तरक्की की, पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख रुपए हो गई, तो साहब मोदी जी फिर ये क्यों बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग मध्य प्रदेश में 36.37। विश्व का सबसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला जिला अलीराजपुर पूरे विश्व का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है। 71%। आप झाबुआ देखिए 68.86%, बड़वानी 61%। तो सारे आदिवासी क्षेत्र विश्व के सबसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले। क्यों ऐसा है कि 82 लाख परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे के गैस के सिलेंडर दिए, जिसमें से 44 लाख ने तो एक भी नहीं भरवाया उन गैस सिलेंडर। ये हुआ इसलिए क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि बच्चों का पोषण, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में, उनके पोषण आहार को बताया कि जिन ट्रकों से लेना बताया, कैग ने पाया कि वो स्कूटी और मोटरसाइकिल के नंबर है। आप कल्पना तो कीजिए, जो बच्चों के पोषण आहार को खा जाए वो सरकार कितनी निकृष्ट और नीचे गिरी हुई। जवाब शिवम त्यागी आपको देंगे। साथ ही जो सर्वे बता रहा है कमलनाथ को नहीं घेर पा रहे हैं आप। शिवम देखिए, सबसे पहले तो बात यह कि महाकौशल की जहां तक बात है, पिछले 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां पर रहे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी वहां पर 3 बार गए। इसके अलावा अगर हम लाडली योजना की शुरुआत की बात करें तो वो भी शिवराज जी ने वहीं से शुरू की। अब आते हैं कि इन्होंने कहा कि डेटा तो थोड़ा सा ऐसा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम उस आधार पर वोट मांग रहे हैं कि हमने 20 साल में क्या किया। आप अपने 1.5 साल का बताते क्यों नहीं है? और मैं डेटा में गलत नहीं हो सकता। मैं फिर आपसे अभय जी कहना चाहता हूं, हां मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं परेशानियां रही, लेकिन उस परेशानी का जो आधार है, उसकी जो दिक्कतें हैं, वो सब आप ही की देन है। आप अगर 1.5 साल में ही लाखों करोड़ का घोटाला कर कर ले जाएंगे तो सोचिए आने वाले समय में अगर आपको जनता मौका जो कि नहीं देगी, अगर दे देती तो क्या हाल होता। अब एक और चीज पर आते हैं, बड़ा विषय प्रैक्टिकल है। आपने शुरुआत में एक चीज कही थी कि जनता किसके बातों पर, किसकी वादों पर विश्वास करेगा जी। एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ राहुल जी। अब यही जनता पूछ लेता हूं, मैं ही पूछ लेता हूं, बताइए किस पर विश्वास करेगा ये देश? किस पर विश्वास करेगा? जोर से बोलिए, अभय जी को सुनने में दिक्कत है थोड़ी। दोनों आवाजें आ रही है मुझे। राहुल गांधी की आवाज भी आ रही है, मोदी जी की आवाज भी आ रही है। मैं वही कहता हूं, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी के सामने कहीं खड़े ही नहीं होते। ठीक, नारे नहीं, दोनों आवाजें आई। देखिए ना, मोदी जी का नाम सुनते ही तो लोग नारे ही लगाना शुरू कर देते हैं। ये है उनका करिश्मा। और जहां तक बात है कमलनाथ जी की, इन्होंने जय वीरू वाली बात और कही थी शुरुआत में। जय वीरू इन्होंने कहा दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को। आपको पता है अभी क्या हुआ? जैसे ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जय के जो लोग हैं वो वीरू के घर के सामने अभी तंबू गाड़ के बैठ गए थे, लाठियां और लेकर गए थे। वो तो शुक्र है कहीं कमलनाथ जी आसपास दिखाई नहीं दिए, वरना लड़ाई हो जाने वाली थी। मैं एक चीज साफ करना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। इनकी इनफाइटिंग से लेकर तमाम सारे इश्यूज है। भारतीय जनता पार्टी के पास 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। हम उसी पर चुनाव में है, अपने डेटा पर चुनाव में है। अभी बैठे तो हुए हैं ना, पिछले 1.5 साल का हिसाब दिया क्या एक बार भी इन्होंने? 1.5 साल तो ये भी रहे ना। अच्छा चलिए ठीक है, आपने ही नहीं बताने के लिए आपने पूछा कि भाई किसकी बातों पर भरोसा करेंगे, मोदी जी की कि राहुल गांधी जी की? ये सवाल था जो हमारे सर्वे के अंदर, उसका नतीजा हम सामने रख देते हैं। किसकी गारंटी पर भरोसा कर रही है मध्य प्रदेश की जनता? ये सवाल था, उसका नतीजा आपके सामने। वैसे तो देखिए जो चुनाव में आएगा वो होगा फाइनल परिणाम, लेकिन सर्वे में जो दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने रख रहा हूं। स्पष्ट सवाल था, किसके वादों पर भरोसा करेंगे, किसकी गारंटी पर आप यकीन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए 47% लोगों ने हां कहा, 41% लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा, 9% ने किन्हीं और का नाम लिया, और जिनकी राय नहीं है वो 3% लोग हैं। यहां 47 और 41 का अंतर जो है वो दिखाई दे रहा है। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक हिमाचल के बाद जो है सिर्फ गारंटी में बात करती है,
कि हम जो कह रहे हैं वो होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, हस्ताक्षर जो पहला होगा उसमें हमारी गारंटी पूरी हो जाएगी। जनता ने सर्वे में बताया कि अभी मोदी की बात पर उनको भरोसा है। कांग्रेस पार्टी यहां भी बहुत पीछे तो नहीं है, लेकिन बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। हर्षवर्धन जी, आजकल तो गारंटी की बात होती है सब जगह। नहीं, देखिए, गारंटी तो अच्छा है कि नेता लोग दें, क्योंकि इनकी गारंटी पर भरोसा नेताओं की देश में कम हुआ। इसीलिए शायद देश ने मिली जुली सरकारें बनानी शुरू की, क्योंकि उनको लगता था कि एक कोई नेता ऐसा है ही नहीं जिसकी गारंटी, तो ये लोग मिलकर गारंटी देने लगे। अब फिर से बेहतर हुआ कि देश ने पूर्ण बहुमत की सरकारें बनानी शुरू की, और अच्छा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। मतलब जनता को लगता है कि ये ठीक लगा तो इसको बनाया नहीं, उठा के फेंक दिया। जैसे हम जिस राज्य में हैं, उत्तर प्रदेश में, जब मायावती जी को दिया तो पूर्ण बहुमत दे दिया 2007 में, फिर 12 में अखिलेश जी को दे दिया, फिर 17 में फिर से भाजपा को दे दिया, और 22 में फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे ही देश के अलग अलग राज्यों में हुआ। लेकिन अभी जो राज्य चुनाव में हैं, वहां भी जनता गारंटी पर यकीन नहीं कर पाती, बार बार पलट देती है सरकार। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जहां शिवराज सिंह चौहान की गारंटी पर लगातार यकीन किया, और वो यकीन इतना बड़ा था कि 2003 में पहली बार जब उमा भारती दिग्विजय सिंह को हटाकर मुख्यमंत्री बनी तो लगातार बनती रही, और 2018 में जब सरकार गई भाजपा की, तब भी सिर्फ 9 सीटों का। मैं वही कहने वाला था, 18 में तो नहीं किया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मूल जो बात है कि गारंटी पर वो यकीन करती है, लेकिन अगर गारंटी से जरा दाएं बाएं हुए तो जनता का भरोसा हटने में कोई देरी नहीं लगती है। अब सवाल यह है कि किस नेता की गारंटी पर करें। ट्रैक रिकॉर्ड देखती है जनता, और शायद यही वजह है कि जो आज बार बार कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी क्यों जाती है। भाई, जिसके पास बढ़िया बल्लेबाज होगा, बढ़िया ट्रम्प कार्ड होगा, उसी को आगे करेगा। मेरे लिए तो ये बड़ा जिसको कहें कि न समझ में आना प्रश्न है कि क्या कांग्रेस पार्टी कोई भी एक ऐसा नेता नहीं जिसके नाम पर देश भर में जाए। ये प्रश्न अभय दुबे जी से पूछा जाना चाहिए। अभय जी से हम लोग अभय जी से बात करेंगे। और अब 2018 में गारंटी की बात चली है, तो 2018 में जो बातें कहकर वादे कर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, समय कम मिला, सरकार पलट गई, लेकिन उस दौरान कितनी गारंटियां पूरी कर पाए, अभय जी से उत्तर लेंगे। 2 सवालों का जवाब और रख दूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। देखिए, इसके बाद सवाल यह भी था कि उम्मीदवार जो हैं, किस पार्टी के उम्मीदवार जो हैं बेहतर नजर आ रहे हैं, पर सारी परिस्थितियां देख करके जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेहतर किस पार्टी का लग रहा है, उसका नतीजा भी आपके सामने हम रख देते हैं। ये सर्वे हुआ तो टिकट बढ़ चुके हैं, दोनों जनता को मालूम है कि कौन उम्मीदवार किस पार्टी से है। 49% का मानना है बीजेपी का उम्मीदवार, बीजेपी का टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कैंडिडेट सिलेक्शन वो अच्छा लग रहा है। 40% ने कांग्रेस का, 7% ने अन्य के बारे में कहा, कह नहीं सकते 4% ने कहा। ये आपके सामने है। मैं अगला सवाल जो है वो भी आप सामने रख देता हूं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का प्रमुख मुद्दा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। ओबीसी कितने हैं प्रदेश के अंदर, ये पता होना चाहिए हमको, तो सरकार बनेगी तो हम उसकी गिनती कराएंगे। ये मुद्दा वाकई एक जनता के दिल का मुद्दा है या चुनावी मुद्दा उनको लगता है, ये जनता से सवाल हुआ। तो इस पर आप देखिए, ये मुद्दा सही है, होना चाहिए 42%। चुनावी वादे लग रहे हैं ये 47% कह रहे हैं, 11% कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते हैं। अभय जी के पास जाऊं उससे पहले 2-3 प्रश्न जो हमने पूछे हैं इस पर संजीव श्रीवास्तव जी का क्या कहना है वो हम लोग जान लेते हैं। संजीव जी, सवाल था उम्मीदवार बेहतर किसका, किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा है, और ओबीसी सर्वे चुनावी बात है या लोगों के बीच का मुद्दा है? देखिए, एक बात तो हम काफी क्लियरली देख रहे हैं इस सर्वे में, चाहे वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी की बात थी कि किसकी गारंटीज पे भरोसा है, चाहे चुनावी मुद्दे, चाहे कैंडिडेट सिलेक्शन, कि आप पिछले कुछ समय से देखिए कि चाहे बीजेपी की इन सर्वेज में बढ़त बनी हुई, लेकिन वो गैप बहुत कम होता जा रहा है अपेक्षाकृत। जो पिछले 2-3 साल का एक ट्रेंड था कि वो गैप बहुत वाइड होता था, मेरे ख्याल से अगर मैंने सही सुना तो आपने मोदी जी पे विश्वास करने वाले और राहुल गांधी जी पे विश्वास करने वाले गारंटीज का 47 और 41% रिस्पेक्टिवली आंकड़ा दिया था। तो ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि कहां तो वो 50 के ऊपर होते थे और कहां राहुल 20 के नीचे होता था। तो एक चीज तो डेफिनेट है कि राहुल गांधी उनके समर्थकों की नजर में शायद बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की नजर में भी काफी जबरदस्त कैचअप हो रहा है। तो वो पप्पू और मतलब उसको कोई संजीदगी से नहीं ले, वो सब बातें तो हवा हो गई हैं एक लेवल पे। तो ऐसा कम से कम मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। हालांकि कभी कभी अभी भी ऐसा होता है कि
राहुल गांधी जब बोलते हैं तो वो अपने ही कैन पुट हिज फुट इन हिज माउथ, मतलब कुछ अजीबोगरीब बात करते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी पहले के मुकाबले लगभग शून्य हो गई है। तो एक परिपक्व और एक पॉलिटिशियन की तरह नजर आता है। तो वो जो बात है कि मोदी जी के सामने कोई नहीं है, ये बात हो सकती है कि मोदी जी अभी भी सबसे बड़े नंबर 1 नेता है, लेकिन पहले जैसे अमिताभ बच्चन 80 के दशक में 1 से 10 तक होते थे और फिर 11 पे कोई और, वो स्थिति कमोबेश अब सर्वेज में नजर नहीं आ रही है। इसको संजीव जी देखने के दोनों नजरिए हो सकते हैं। इसको कहने का, इसमें आप इस सर्वे को कैसे देखते हैं? देखिए, हमने तो 2 ओपिनियन पोल की बात कर सकता हूं जो हमने रखा है, लेकिन आप अगर उससे पहले की बात करेंगे, आज से 3-4 महीने पहले की अगर आप बात करेंगे, तो ज्यादातर लोग मानते ये थी कांग्रेस बहुत मजबूत पोजीशन में। एक लाइन, और भारतीय 18 में भी यही हुआ। देखिए, मैं कांग्रेस दिखाई दी। मैं कोई फैक्ट नहीं कहने जा रहा हूं। देखिए, मैं संजीव जी जैसे लोग जब कुछ बोलते हैं तो उसमें बहुत कुछ छिपा होता है। संजीव जी ने ये कतई नहीं कहा कि राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार, संजीव जी ने नाम लिया अमिताभ बच्चन जैसे नरेंद्र मोदी, और ये दिखाता है जो कहते हैं ना कि लंबे समय तक जो जिसके सामने कोई टिकता नहीं, और ये सच है। नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है वो सिर्फ एक टाइम फ्रेम के लिए नहीं रहा है, वो लंबे समय तक चल रहा है। और मुझे लगता है यही वजह है कि भले आप कहें कि क्या है, और यहां राहुल गांधी, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना वही पढ़ लिया हमने, क्या नहीं, ये राहुल गांधी नरेंद्र मोदी नहीं है, ये दोनों पार्टियों पर उस राज्य में भरोसा है। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने, एक चीज और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि राहुल गांधी पहले से कुछ परिपक्व दिखते हैं। एक आदमी को उम्र भी 55 हो गई है, राजनीति में रहते हुए भी कम से कम 15-16 साल हो गए एक्टिव राजनीति में, और उनको कितना, मतलब सर 1-2 दशक तो लगी जाएंगे 100% कंप्लीट होने में, और 10 सेकंड थोड़ा और इन्होंने कहा कि राहुल गांधी, बीजेपी के प्रवक्ता है, राहुल गांधी को आप ऐसे ही लेंगे, राहुल गांधी को आप डिसमिस नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते, बात तो पूरी होने दीजिए। दूसरा, ये इस देश की मजबूरी है कि राहुल गांधी को एज ए ऑपोजिशन लीडर विंडो में रखना ही है, वरना नरेंद्र मोदी जी के अंतरराष्ट्रीय अप्रूवल रेटिंग 76 है, विच इज 76, पूरी दुनिया में सबसे बेहतर, कहां कहीं कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अब चुनाव है तो दूसरी विंडो, आपकी पार्टी सबसे ज्यादा बात करती है राहुल गांधी की, तो करेंगे। आप कह रहे थे तुलना ही नहीं है, तो आपका सारा प्रहार राहुल गांधी पर होता है। कह रहा हूं ना, जब मजबूरी आपकी है तो मजबूरी हमारी भी। अब हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहा है उसकी बात तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ी बहुत तो। लेकिन अगर कहें कि कोई कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन। अभय जी बोले, संजीव जी एक बार जरा, क्योंकि इतनी बात राहुल गांधी पर हो गई, अभय जी बोल रहे हैं, बोलिए प्लीज। पहले मैं 2 सेंटेंस। अच्छा अभय जी, संजीव जी 10 सेकंड में कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय जी 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि हर्षवर्धन जी से भी अनुरोध कर रहा हूं और शुभम जी से भी। हर्षवर्धन जी, मैंने कहा कि जैसे 80 के दशक में अमिताभ बच्चन से 1 से 10 तक वो थे और फिर आगे कोई नहीं, वो स्थिति बदल चुकी है। वो स्थिति पहले मोदी जी की थी, अब कंपटीशन स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अभी भी मोदी जी एज ए नेशनल लीडर की रेटिंग ज्यादा हो राहुल से, लेकिन बहुत जबरदस्त कैचअप हुआ है, मैंने ये कहा। और दूसरी चीज मैंने कहा कुछ परिपक्व नजर आ रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं थे, मैंने कहा था पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो गए हैं और एक संजीदा पॉलिटिशियन की तरह। अच्छा चलिए, अभय जी भी 6 बजे तक हमारे साथ हैं, उनका इस तरह फाइनल कमेंट ले लूं, 6 बजने वाले हैं। इसके बाद मुझे मालवा का क्षेत्र जो है वो सर्वे में क्या बता रहा है बताना है, लेकिन अभय दुबे जी देख, सबसे पहले खारिज किसने किया नरेंद्र मोदी जी को? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने। उन्होंने देख लिया कि कर्नाटका में अब ये जो छद्म रूप भारतीय जनता पार्टी ने धारण करके रखा था वो एक्सपोज हो गया, और राहुल गांधी जी को जो पदयात्रा का प्रतिसाद था वो इतना व्यापक मिला कि उनको लिखना पड़ा कि कर्नाटका में ना मोदी जी का मुखड़ा दुखड़ा दोनों नहीं चला, आपको स्थानीय नेताओं पर भरोसा करना पड़ेगा। और यहां स्थानीय नेताओं का भरोसा टूट गया। कमलनाथ जी ने जो काम किए उस पर पूछ रहे थे प्रश्न, तो 27 लाख किसानों का कर्ज हमने माफ कर दिया, उसमें मुख्यमंत्री के परिवारों का और कृषि मंत्री जी की पत्नी का भी इन्होंने खुद ने जिक्र दिया विधानसभा में। वो सूची सौंपी 27 लाख किसानों की। हमने जब पूछा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे परिवार ने तो आवेदन ही नहीं किया था। अरे आवेदन नहीं करना होता था। 87% डोमेस्टिक कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी के जिनका बिजली का बिल 100 रुपए के अंदर कमलनाथ जी ने कर दिया था। इस बार हमने वादा किया है कि 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ, तो इस बार फिर 90% उपभोक्ता इस दायरे के अंदर आ जाएंगे। अब बात रही हमने जो किया उसकी, तो हमने माफिया मुक्ति अभियान चलाया था। हमने सबसे पहले कार्रवाई की फूड एडल्ट्रेशन पे, रासुकाएं लगाई। जानते क्या करते हैं? देश के गृह मंत्री ने
वहां से उस जो एनएसए की हमने एक्शन लिया था उसमें एग्जम्पशन स्टार्ट कर दिए, वहां माफी दे दी कि मिलावट करता है करने दो, लेकिन भाजपा का नेता है, हम छोड़ने वाले नहीं है। कमलनाथ जी ने फिर कहा है कि 1ली से 12वीं तक जो स्कूली बच्चे हैं उनको 500 से 1500 रुपए महीना देंगे, बेटियों को 1500 रुपए महीना देंगे, गैस का सिलेंडर 500 रुपए में कर देंगे। हमने कहा है किसानों की 5 हॉर्स पावर की मोटर हम मुफ्त में देंगे। हमने उद्योगों के लिए, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, 15 महीने की सरकार में इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब मध्य प्रदेश। अभी 6 बज गए, मजबूरी में आपको रोकना पड़ेगा, माफी चाहता हूं। आपने बताया कि हमको भले ही 15 महीने मिले हो, लेकिन जो वादा किया था पूरा किया, तो जनता उस पूरे हुए वादे को देखेगी और 20 साल से भाजपा की सरकार है उसको बदलेगी, ये कांग्रेस पार्टी का दावा है। अब देखें अगला जो क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, ये भी उसकी बात मैं करने जा रहा हूं। पहले अभी तक के सर्वे पर नजर डाल लीजिए। 230 में से 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 50 और कांग्रेस पार्टी को 53 सीट हासिल हो सकती हैं इन 105 में से। यह इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे आपको बता रहा है मतदान से कुछ दिन पहले तक। और कल के बाद तो देखिए आचार संहिता ही लग जाएगी, तो फिर कोई सर्वे भी नहीं आ पाएगा। तो ये फाइनल सर्वे है जो आप मानिए ओपिनियन पोल के हिसाब से फाइनल ओपिनियन पोल है। अब जनता जब अपना ठप्पा लगा देगी ईवीएम पर, तो उसके बाद 3 दिसंबर को आपको पता चलेगा कि आखिर कौन सी पार्टी जीती, कौन सी पार्टी हारी। अब मालवा की आइए बात कर लेते हैं। मालवा में 46 सीटें आती हैं। एमपी में हिंदुत्व का जो मैग्नेट उज्जैन है, जहां नरेंद्र मोदी ने बनवाया महाकाल लोक, वो मालवा में आता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा शहर भोपाल के बाद है इंदौर, वो मालवा में आता है। मंदसौर और धार भी मालवा रीजन में पड़ते हैं। बीजेपी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वो यहां के बड़े नेता हैं, उनको इस बार इंदौर 1 की सीट से चुनाव में उतारा है पार्टी ने। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय इंदौर 3 सीट से इस वक्त मौजूदा विधायक हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी, वो भी वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इस मालवा क्षेत्र से ही आते हैं। और मालवा क्षेत्र क्या कह रहा है, उज्जैन, मंदसौर, इंदौर, धार वाला मालवा, 46 सीटों वाला मालवा आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी यहां पर कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीती थी, इस बार भी, और बेहतर कर रही है 18 के मुकाबले बीजेपी। मालवा में 28 सीटें इन 47 में से जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी, 18 सीटें जीत सकती है कांग्रेस पार्टी। और इसी के साथ 151 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है, जिसमें परिस्थिति बता रही है 78 पर भारतीय जनता पार्टी और 71 पर कांग्रेस। अभी देखिए, जब तक हमने बात इससे पहले महाकौशल की थी तो कांग्रेस आगे चल रही थी। अब जब हमने मालवा की बात कर ली है तो बीजेपी एक बार फिर आगे होगी। गैप जो है 7 सीटों का दिखाई दे रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। फासला है, लेकिन क्या यह निर्णायक फासला होगा, ये अभी जब आगे का सर्वे आएगा तो आपको पता चलेगा। फिलहाल बीजेपी जो है वो अब आगे हो गई कांग्रेस पार्टी से सर्वे में, ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पर 150 सीटों के सर्वे के बाद। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में आ चुके, मैं चाहूंगा तालियों के साथ स्वागत करें शहजाद का। देखिए, लड़ाई तो कांटे की है शहजाद, कभी आप आगे कभी कांग्रेस। देखिए अभय जी मुझे अपना अनुज समझते हैं, वो चले गए हैं और शायद उनके बदले चरण सिंह सापरा जी आएंगे, परंतु अगर वो बैठे रहते तो मैं उनको बताता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 56 से लेकर 2003 तक एक छत्र राज था, कंसेक्यूटिव रूल था, उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया। वहां पर ग्रोथ रेट इंडस्ट्रियल की माइनस में चली गई। बिजली हाफ की बात करते हैं, वहां पर बिजली सप्लाई हाफ कर दी उन्होंने। जिस प्रकार से अब माफिया की बात कर रहे हैं, वहां पे डाकू युक्त कर दिया, सिमी युक्त कर दिया, नक्सल युक्त कर दिया और गड्ढे युक्त सड़कें थी वहां पर। और आज मध्य प्रदेश में जहां पर 18 साल जब हमारी सरकार चली तो क्या क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। जीएसडीपी जो छोड़ के गए थे 70,000 करोड़ की, कितने की? 70,000 करोड़। आज पता है कितनी है? 13 लाख करोड़। कितनी? 13 लाख करोड़। अर्थव्यवस्था बता रहे हैं कब? ये अर्थव्यवस्था का आंकड़ा, अर्थव्यवस्था का बोल रहा हूं। पर कैपिटा इनकम 12,000। कितना था पर कैपिटा इनकम? आज 1,40,000। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट -0.6 थी, आज 24% है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में केवल 60,000 किलोमीटर की सड़कें थी। कितनी सड़कें थी? 60,000 किलोमीटर। आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें। मध्य प्रदेश में सिंचाई बताया कितनी थी? 7 लाख हेक्टर। आज कितनी है? 47 लाख हेक्टर। मध्य प्रदेश आज नंबर 1 है वीट एक्सपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 64 लाख हमने आयुष्मान कार्ड दिए। मध्य प्रदेश में 64 लाख हमने पक्के आवास बनाए। मध्य प्रदेश में 44 लाख घरों तक हमने पीने का पेयजल पहुंचाया है। और आज मध्य प्रदेश में सिमी मुक्त, नक्सल मुक्त,
डाकू मुक्त। याद है आपको, चंबल जाते थे तो क्या बोलते थे, चंबल का डाकू आ जाएगा, ट्रेन की खिड़कियां बंद होती थी। आज डाकू मुक्त कर दिया और सड़कें जो है गड्ढे मुक्त कर दी है। 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई है। इसीलिए बीमारू राज्य जिन्होंने बनाया है वो कम से कम मध्य प्रदेश की बात ना करे। इनके 15 महीनों की उपलब्धि गिना रहे थे। 15 महीनों की उपलब्धि क्या है? बंटाधार सरकार की तो मैंने उपलब्धियां गिनाई। अब कमलनाथ की, मतलब करप्शन नाथ की उपलब्धि क्या है? केवल मोसर बायर का घोटाला, 280 करोड़ रुपए का घोटाला जिसमें ईडी की जांच चल रही है। और इन्होंने कहा था कि 50,000 रुपए विवाह पर देंगे महिलाओं को। कितने महिलाओं को दिया 15 महीने में? उन्होंने कहा था महिलाओं की कर्ज माफी करेंगे। कितने महिलाओं की कर्ज माफी की? किसानों की कर्ज माफी अभी बोल कर गए ना, 27 लाख किसान, 2-2, 3-3 रुपए की किसानों की कर्ज माफी की है। ये किसान की कर्ज माफी है। और राजस्थान में भी नहीं किया है। बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपए देंगे। कितने बेरोजगारों को दिया? इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम अभय जी तो खुद मध्य प्रदेश से है, वो बैठे रहते तो उनसे बात कर लेता। अब मुझे चरणजीत सापरा ये बता दे, इनको तो मध्य प्रदेश का इतना नहीं पता होगा, परंतु ये बता दे कि राजस्थान में इन्होंने वादा किया था किसानों की कर्ज माफी का। 19,400 किसानों के जमीन को नीलाम कर दिया गया। हिमाचल में वादा किया था 1,500 रुपए प्रति महिला। कितनी महिलाओं को मिला? हिमाचल में वादा किया था 200 यूनिट फ्री देंगे, वहां पर 22 पैसे बिजली के बढ़ा दिए। हिमाचल में वादा किया था महंगाई कम करेंगे, 6 रुपए डीजल के बढ़ा दिए। इसीलिए मैं अच्छा ठीक है, शहजाद पूनावाला साहब पूरा जवाब सापरा साहब भी आपको देंगे। जरा कांग्रेस पार्टी से चरणजीत सिंह सापरा साहब है, जोरदार तालियां सापरा साहब के लिए। तालियां काम के लिए बज रही है। सौरभ जी देख लीजिए, अंदेशा कीजिए, तालियों के लिए हम काम बजवाते हैं, काम के लिए तालियां बजवाते हैं। अच्छा चलें ठीक है, सापरा साहब देखिए, एमपी का चुनाव तो कांटे का है। कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश के चुनाव में सर्वे में भी नजर आ रही है। चरण सिंह सापरा जी। देखिए सौरभ जी, जिस तेजी से ये बोल रहे थे और ये कह रहे हैं कि मुझे मध्य प्रदेश का पता नहीं, मुझे लगता है ये आपके स्टूडियो में है और मैं मध्य प्रदेश में हूँ। पिछले 25 दिनों से मैं यही हूँ मध्य प्रदेश में। शहजाद जी, आपको थोड़ा दुरुस्त करता हूँ, आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हूँ। और जितने भी काम आपने गिनाए हैं ना, उसका वर्णन अगर एक लाइन में कर दूं ना, तो वो होगा झूठ और जुमलों की दुकान, ऊंची दुकान, फीके पकवान। अच्छा। ये धरातल की बात आपको बता रहा हूं कि जितनी बातें आप कर रहे हैं ना, ये धरातल पर जनता जो है ना, वो समझ रही है ये सारी चीजें कि आप किस तरह से झूठ और जुमले बोलते हो। इसलिए ऊंची दुकान, फीके पकवान। और आपके जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मात्र अभी भाषण और विज्ञापन में रह गई है। अब विज्ञापन में आप नजर आते हो, लेकिन धरातल के ऊपर जनता परेशान है, क्योंकि आपके 50% की जो कमीशन खोरी थी ना, वो जनता की जेब तक भी पहुंची है। उसका इंपैक्ट जनता को भी हुआ है। जनता जो है आपकी 50% कमीशन खोरी, ये कमीशन खोरी के साथ जो चोरी हुई है, जो सीना जोरी हुई है, ये धरातल के मुद्दे हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर महंगाई क्यों नहीं कम हुई? आज यहाँ पर बेरोजगारी क्यों नहीं कम हुई? क्यों आदिवासियों का यहाँ पर अत्याचार होता है? क्यों दलितों पर पेशाब किया जाता है? ये तमाम सारे मुद्दे क्यों बनते हैं? क्यों महिला पर अत्याचार होता है? उज्जैन की वो बच्ची को भूल गए जो बच्ची घूमती रही वहां पर 3-4 घंटे, और उसके बाद में आपकी सरकार ने क्या मुआवजा दिया पता है? पहले तो झूठ बोला कि ये सतना की नहीं है, ये कहीं उत्तर प्रदेश से आई हुई भिखारी है, और फिर आपने मुआवजा 1,500 रुपया दिया है मात्र उस बच्ची को। तो ये जो आपके मुंह में महिला का सम्मान और बगल में अपमान, ये जो तमाम सारी चीजें हैं, ये जनता के धरातल के मुद्दे हैं। जो ठीक है सापरा साहब, जोर से बातें करती रहे, लेकिन जनता इसको मानने नहीं वाली है। अच्छा ठीक है सर, देखिए अब मालवा की बात की तो मालवा के साथ साथ निमाड़ हमेशा आता है। निमाड़ की 28 सीटें हैं, वो भी मैं रख देता हूं, फिर आगे चर्चा हम लोग करेंगे। मालवा के बाद निमाड़ में रतलाम, देवास, खरगोन, खंडवा और बैतूल ये इलाके आते हैं, ये निमाड़ का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जो मालवा के साथ निमाड़ जीतता है, मध्य प्रदेश में उसी का राज तिलक होता है। 2018 में कांग्रेस ने यहां पर जबरदस्त बढ़त बनाई थी और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बन गई थी। कांग्रेस के लिए अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया निमाड़ के बड़े नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार के वन मंत्री कुंवर विजय शाह इसी इलाके से आते हैं। तो 28 सीटों वाला निमाड़ क्या कह रहा है वो आपके सामने हम रख देते हैं। निमाड़ की 28 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कांग्रेस पार्टी यहां पर आगे दिखाई दे रही है, 15 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखती है, 12 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट जो है वो अन्य के खाते में जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसी के साथ 179 सीटों का सर्वे आ चुका है, 179। और आप देखिएगा बीजेपी और कांग्रेस कहां खड़े हैं, 4 सीटों के अंतर पर मात्र। भारतीय जनता पार्टी 90, 86 पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। यह अभी तक का ओपिनियन पोल निमाड़ की बात करने के बाद आपके सामने है। 179 सीटों का सर्वे। मालवा निमाड़ की बात, हर्षवर्धन जी, मालवा बीजेपी के साथ दिख रहा है, निमाड़ कांग्रेस के साथ दिख रहा है। देखिए मालवा निमाड़, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ अगर जीत हासिल हो गई तो फिर एमपी फतह,
और पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी का संकट भी बढ़ा वो दो, एक तरह से कहें मालवा निमाड़ा और ग्वालियर चंबल था। तो ग्वालियर चंबल तो ज्योतिरादित्य जी लेकर आ गए, उसने मुश्किल कर दी। लेकिन यहां को लेकर मुझे थोड़ा सा लगता है कि मालवा में भारतीय जनता पार्टी अच्छी बढ़त ले सकती है और निमाड़ में भी उसको बेहतर दिखना चाहिए था। निमाड़ में अभी यहां कांग्रेस आगे दिख रही है, और अगर ये आगे दिख रही है तो इसका मतलब कि जो काम निमाड़ में सीट बंटवारे के तौर पर किया था वो काम नहीं किया है। दूसरा, निमाड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आदिवासी बहुल इलाका है। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को टारगेट करके बहुत सी योजनाएं शुरू की, बहुत से ऐसे ऐलान किए जिसको लेकर वो मानते थे कि हमें वो आसानी हो जाएगी। और मध्य प्रदेश में ये वो इलाका है जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पर ये चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, उन्होंने बहुत रीच आउट करने की कोशिश की है आधी आबादी को गांवों तक। तो मुझे लग रहा था कि यहां भाजपा शायद थोड़ा बेहतर करेगी, लेकिन अगर कमजोर है तो इसका मतलब अभी उसकी मुश्किल बनी हुई है। एक बार क्षेत्र जरा और समझ लेते हैं भावेश से। देखिए, जैसे कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में आदिवासी वोट एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कांग्रेस का टिकट सिलेक्शन देखिए, 48 उन्होंने आदिवासी कैंडिडेट को दिया है। लेकिन कांग्रेस अदर रीजन में क्यों चूक रही है, जो हमें अभी तक जिसने हमने दिखा है। देखिए, अब कांग्रेस भले ही ओबीसी रीजन ओबीसी की बात करते हैं ओबीसी, लेकिन कांग्रेस का जो आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, उन्होंने अभी तक से 59 ओबीसी कैंडिडेट को दिया और 86 जनरल कैटेगरी को। आप जब ओबीसी की बात करेंगे तो उसको 50% ओबीसी को कैंडिडेट भी देना चाहिए, तब वो जाके वो वहां पे प्ले करती। लेकिन वही बीजेपी जो कि 69 ओबीसी को दिया और लगभग बराबर, जितना कांग्रेस और बीजेपी का बराबर लगभग जनरल कैंडिडेट का वोट रहा है। तो बीजेपी जहां पे, क्योंकि यहां पे उन्होंने देखे मध्य प्रदेश से आप कह रहे हैं ओबीसी को दोनों गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन जहां ट्राइबल वोटर की बात, ट्राइबल सीटों की बात आती है, वहां कांग्रेस ने ज्यादा उम्मीदवार उतारे। देखिए, पहले एक चीज महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, वो समझना होगा। पूरे ओवरऑल यदि पूरे देश में आप जाएंगे तो अभी भी लगभग 50% लोग अपने कास्ट के लोगों को वोट करते हैं, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। पूरे देश में लगभग 65% लोग ऐसे हैं जो अपने कास्ट के लोगों को वोट करते हैं। क्योंकि बीजेपी यहाँ पे आदिवासी को उतना बड़े तादाद में टिकट नहीं दे पाई, इसलिए शायद कांग्रेस यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है। अरे एक सवाल मेरे पास है, मैं क्योंकि अब शहजाद आपके पास आऊं, सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, इसका जवाब। हम सब बात देखते हैं कैंपेन में, जो है प्रचार में, दोनों ही पार्टियां बताती हैं कि इनके अंदर झगड़ा है, इनके अंदर आग लगी हुई है। अभी कांग्रेस में कपड़ा फाड़ने वाली बात आ गई, उनके कपड़े फाड़ो। कभी यहां कहा जाता है देखिए शिवराज जी को डाउन कर दिया है, तोमर जी को ले आए, प्रहलाद पटेल जी को ले आए हैं। तो जनता से हमने पूछा किस पार्टी के अंदर ज्यादा झगड़ा है आपको लगता है? सीधा सवाल था, जवाब बड़ा सीधा आया। जवाब आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं मैं, ये जनता का जवाब है, मेरा नहीं। देखिएगा किस पार्टी के अंदर ज्यादा झगड़ा है। पब्लिक को क्या लगता है? 53% लोग मानते हैं बीजेपी के अंदर ज्यादा झगड़ा है, 37% लोगों ने कांग्रेस पार्टी का नाम यहां पर लिया है। ये जनता की राय है। शहजाद जी, देखिए, ऐसा है कि हमने तो देखा है कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक और बाकी सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी के तो कपड़े कहीं फट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजा मंदवानी का विरोध कहां पे हुआ? इंदौर 4 की सीट पे। उज्जैन में विरोध हुआ, सागर में विरोध हुआ, टीकमगढ़ में विरोध हुआ। इन्होंने कैंडिडेट दिया है शिवराज जी के खिलाफ, विक्रम मत्साल, इसका विरोध हो गया। ग्वालियर में केदार कंसाना का इस्तीफा हो गया। पीसी शर्मा बनाम कमलनाथ जी स्टेज पर हो गया, और कमलनाथ जी बनाम दिग्विजय सिंह जी तो आपको पता ही है, जग जाहिर है कितना बड़ा है। ये मुझे 5 गिनवा दे, 5 काम तो नहीं गिनवा पाए। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने भ्रष्टाचार की, एक वाक्य केवल दे दीजिए भ्रष्टाचार पर। इन्होंने कहा 50% कमीशन का आरोप लगा, वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप था। वो ना लेटर मिला, ना लेटर लिखने वाला मिला, ना लेटर का एड्रेस मिला, परंतु प्रियंका वाड्रा ने यह तस्दीक की है कि हमारी सरकार में कोई करप्शन नहीं हुआ। मैं आपको सुनाता हूं। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ, निकाल रही है, क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते, नहीं याद रहते जी। निकाल के बाद मैं बताऊंगी। अरे उनका कागज खो गया। बताइए आगे, अब बताइए कि कांग्रेस के पास लिस्ट ही नहीं है हमारा भ्रष्टाचारी ने। प्रियंका जी ने मान लिया है, प्रियंका जी मान गई है। चरणजीत थापड़ा जी, देखिए, जहां तक झगड़े की बात है, किस पार्टी के अंदर ज्यादा झगड़ा लगा हुआ है? शहजाद जी ठीक। हाँ। आप जनता कह रही है बीजेपी के अंदर ज्यादा झगड़ा, ऐसा उनको लगता है। आपने इनका गिना दिया। अब शिवराज जी का एक बयान था भी, क्योंकि जय वीरू हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ऐसा कांग्रेस पार्टी कहती है। लेकिन क्या बता रहे हैं दोनों के बारे में, फिल्मी अंदाज में फिल्म का नाम लेकर के, जरा सुनिएगा। ताजा बयान है शिवराज सिंह चौहान का। और अब सफाई देनी पड़ रही है कि हम साथ साथ हैं। कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं। अब ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी नहीं है,
एक फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसमें श्याम और छेनू की जोड़ी थी और दोनों अपने अपने मोहल्ले पे कब्जे के लिए लड़ते थे। मित्रों, ये बिखरी हुई कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती। देखिए, आप लोग यहाँ जो ऑडियंस बैठी है हमारे साथ, आप लोग तो बड़े युवा हैं, पता नहीं आपने पिक्चर देखी है नहीं देखी, नाम सुना है कि नहीं। मेरे अपने 70 के दशक में आई थी। मीना कुमारी का नाम सुना है? वो इस फिल्म में थी। इनके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा का एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, शाम आए तो कह देना छेनू आया था। ठीक है। और दूसरी ओर तो विनोद खन्ना की पहली पिक्चर थी ये। बात है विनोद खन्ना जी बीजेपी में आ गए, मंत्री भी रहे, नेता बन गए, अलग बात है। इसमें केवल एक वाक्य शत्रुघ्न सिन्हा भी मंत्री रहे, शत्रुघ्न सिन्हा भी मंत्री बन गए, दोनों भाजपा के मंत्री बन गए थे। शत्रुघ्न केवल एक वाक्य इसमें जोड़ सापरा साहब, एक वाक्य केवल, ये अपने अपने इलाके के लिए नहीं, अपने अपने परिवार के लिए, क्योंकि वहां पर नकुल नाथ है और यहाँ पर जयवर्धन सिंह है कि कौन किसका भविष्य आगे बढ़ाना है, इसकी लड़ाई चल रही है। और इसलिए सापरा साहब का फिर संजीव जी के पास। सापरा साहब, देखिए, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि भाई मैं बाहर बैठा हूँ, ये सभी स्टूडियो में है, तो जरा मेरे पर भी ध्यान दीजिएगा, मेरी तरफ भी मुझे भी समय दीजिएगा। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें गिनाई, बहुत सारे इन्होंने जहां पर हमारे लोगों की नाराजगी है वो बताने का प्रयास इन्होंने किया। इन्होंने राजा मांधवानी का नाम लिया, इन्होंने तो पढ़ के बताया ना, मैं बिना पढ़े बता रहा हूं आपको कि राजा मांधवानी के सामने अभिषेक बाम नाम का व्यक्ति था जिसकी नाराजगी की ये बात करते हैं, वो दूसरे दिन से राजा मांधवानी के साथ में प्रचार कर रहा है। तो आप ये आधी बातें जो है वो इंडिया टीवी पर या इनके दर्शकों को मत बताइए। जहां तक जय वीरू की बात है, मैं आपको बताऊं कि जो मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ये इतनी सारी बातें कर रहे, श्याम और छेनू की बातें कर रहे, ये बेचारे खुद हताश व्यक्ति हैं, इनके ऊपर तो इनका नेतृत्व ही नहीं विश्वास कर रहा। 7 सांसद इन्होंने भेज दिए हैं और 4 केंद्रीय मंत्री भेज दिए हैं, यानी शिवराज का चेहरा ही गायब कर दिया है। तो नरेंद्र मोदी ने ठाना है कि शिवराज को निपटाना है। ये दरअसल बात है यहाँ पर धरातल पर, जो इनको नहीं पता है। बात ये शिवराज चौहान जो श्याम और छेनू की बात करते, तो मुझे याद आया कि शोले फिल्म के अंदर एक असरानी भी थे। इनकी हालत असरानी के जैसी है, इनके साथ कोई नहीं है, यानी आधे इधर बाकी मेरे पीछे, और पीछे कोई है ही नहीं। ये वस्तु स्थिति है। देखिए, जब नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हैं, जब यहाँ पर प्रहलाद जी लड़ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं, खुद तो इन्होंने 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री के चेहरे दे दिए। तो बेचारे शिवराज का काम क्या है? जनता क्या बोल रही है पता है? ये शिवराज नहीं ठगराज है। शिवराज का नामकरण हो गया, ये पूना वाला को पता होना चाहिए, ठगराज नाम हो गया उनका, क्योंकि ऐसा जिसे शिवराज ने ठगा नहीं। देखिए, अब मैं अभी जवाब देता हूं, एक छोटा जवाब दीजिएगा, मैं फिर संजीव जी के पास जाऊंगा। देखिए, पहले तो इनको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो, एक कांग्रेस नहीं, अलग अलग कांग्रेस। मध्य प्रदेश में पता है दिग्विजय कांग्रेस, एक है कमलनाथ कांग्रेस और तीसरी है पारिवारिक कांग्रेस। इनसे पूछे एक बार कि ये जो बातें कर रहे हैं अभी राजस्थान में इनके मुख्यमंत्री सिटिंग है, वहां पर अशोक गहलोत को डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या उन्होंने अशोक गहलोत का अपमान किया है? छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को डिक्लेयर नहीं किया, वहां पे क्या अपमान किया है? हमने एक स्ट्रैटेजी रखी है सारे चुनाव में कि हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, चाहे हमारी सरकार हो या ना हो। परंतु यहां पर जहां 2 जगह सरकार है वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, और जहां सरकार नहीं है वहां पर कमलनाथ जी को रखा है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। सर, आप एक दूसरे में जवाब देंगे। संजीव जी की बारी मारी जा रही है, एक बार आ जाऊंगा सर। अच्छा, चलिए 10 सेकंड आप भी लीजिए। संजीव जी प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, मैं आ रहा हूं इनके बाद। देखो इन्होंने ये इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर 4 मर्तबा आ चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ना उन्होंने शिवराज का नाम लिया, ना शिवराज के काम का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे या प्रियंका जी जाती हैं तो वो भूपेश का भी एक वाक्य में जवाब। अब संजीव जी की बारी लेती है। चलिए ठीक, संजीव जी चलिए, आप दोनों के बीच में पंच बन जाइए। आप हमको बताइए, वो कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जो है 17 साल के सीएम, उनका नाम क्यों नहीं लेते मोदी जी को? अब बीजेपी ये कह रही है जहां आपका चीफ मिनिस्टर है आपने उसको चेहरा नहीं बनाया छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। देखिए, इसमें एक तो बड़ा मजा आता है ये सब नारे और जुमले सुनने में, और जो कॉइन होते हैं, स्लोगन, जैसे अभी छपड़ा साहब बता रहे थे शिवराज के बारे में। ये सब भारतीय चुनावों का एक जो उत्सव है, आनंद है, उसके अंदर इस तरह कभी कभी थोड़ा बिलो द बेल्ट भी होते हैं, लेकिन उनको उसी संदर्भ में लेना चाहिए कि एक कैसे जबान पर चढ़े लोगों के उस तरह के जुमले। देखिए, इस केस में थोड़ा फर्क है, मैं शहजाद से डिसएग्री होता हूं। ये सही बात है कि कांग्रेस ज्यादातर चीफ मिनिस्टर्स का कभी भी उसने घोषणा नहीं की है, 2018 में भी नहीं की थी कौन उनका
मुख्यमंत्री का चेहरा है, उसकी वजह से कितनी सर फुटबॉल भी हुई राजस्थान में, उसके बाद जो अभी तक चल रही है 18 से लेकर 23 तक चली, तो उसके नतीजे होते। लेकिन बीजेपी ने क्लियर कट डिक्लेयर किए थे अपने नाम, चाहे राजस्थान में वसुंधरा को, चाहे शिवराज 2018 में उनका चेहरा थे, मुझे ध्यान नहीं घोषणा हुई थी कि नहीं। तो कांग्रेस का हमेशा से एक सेट डायलॉग रहा है या सेट स्टैंड रहा है कि भाई विधायक नेता चुनेंगे। विधायक दल की बैठक होती है, ज्यादातर वो कांग्रेस आला कमान पे छोड़ देते हैं, हालांकि उस पर भी काफी हद तक पानी फिरा राजस्थान में पिछले साल सितंबर में, उस प्रक्रिया में भी। लेकिन फर्क है, जैसे छापरा साहब कह रहे हैं कि कम से कम बहुत उन्मुख भाव से नाम लेके प्रशंसा की जाती है, चाहे अंदर मन का भाव कुछ भी हो। बट जिस तरह से शिवराज को किनारे पे रखा गया है और जिस तरह से रमन सिंह को एन मौके पे लाया गया और वसुंधरा को एडजस्टमेंट अब धीरे धीरे उनका हो रहा है राजस्थान में, वो बीजेपी की एक इस लेवल पे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है उस पे उनका, मोदी जी अपने नाम पे भी नहीं लड़ रहे इस बार। वो कह रहे हैं कि कमल के फूल को समझिए, क्योंकि खुद डिफेंसिव पे एक दो स्टेट आप कह रहे हैं बीजेपी डिफेंसिव पे ज्यादा है, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा हो, इसका बहुत जल्दी साइड रखने का फैसला दिखाई दे रहा है। 20 सेकंड ले हर्षवर्धन जी, 20 सेकंड हर्षवर्धन जी दे रहे, 20 सेकंड दे रहे मुझे। देखिए मैं आप खुद ही दे दिया उनके लिए तय कर दीजिए। सुनिए, ऐसा है, पहले तो संजीव जी मुझसे उम्र में, अनुभव में दोनों ज्यादा है। उनको याद होगा असम के मुख्यमंत्री का, तरुण गोगोई का घोषणा करके चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं करते। दूसरी बात, यहां पर जहां मुख्यमंत्री नहीं है वहां पर तो घोषणा कर दी, और अशोक गहलोत का नहीं किया। ये कहते कि मोदी जी गए, 4 बार गए, नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया मोदी जी ने नाम नहीं लिया, शिवराज के काम गिनवाए, क्योंकि शिवराज नहीं, ये रामराज है, इसीलिए काम गिनवाते हैं हम लोग। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो वहां पहुंच गए जहां पार्टी भी नहीं पहुंची आपकी। सुनिए ना राहुल, एक सेकंड, अरे प्लीज एक सेकंड। राहुल जी तो अशोक गहलोत जी के यहां जा भी नहीं रहे हैं, उल्टा इलेक्शन कमीशन के मीटिंग के दौरान उन दोनों के आपसी झगड़े हुए हैं, यह रिपोर्ट भी हो चुका है। तो बताइए, राहुल जी तो अशोक गहलोत को मान भी नहीं रहे हैं, बताइए। बीजेपी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, किसके गले की फांस बने हुए हैं दोनों पार्टियों के लिए? नहीं, देखिए बड़ा रोचक है, कोई भी आला कमान अपने क्षेत्रीय नेता को मन से मान नहीं रहा था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। 2018 में ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया था कि अब शिवराज चौहान से आगे बढ़ने का समय आ गया है। वो तो सरकार गिर गई, फिर से आए, तो अब या तो ज्योतिरादित्य को बनाते या शिवराज चौहान को। यही स्थिति राजस्थान में भी है, और छत्तीसगढ़ तो खैर भाजपा का वहां कोई चेहरा अभी भी नहीं। लेकिन यहां एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको कह रहे हैं कि 5-7 सांसद मंत्री ले गए, वो उनकी ताकत बन गया है। और शिवराज सिंह चौहान और सारे नेता आज की तारीख में, जिसको हम कहते हैं कि बीजेपी में प्लस कर रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड हाउस थी, कमलनाथ दिग्विजय एक दिख रहे थे, वो डिवाइडेड ऑर्डर में दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छा नहीं है कांग्रेस पार्टी के। चलिए, चूंकि मध्य प्रदेश का हम सर्वे कर रहे हैं, तो इस चेहरे का हमने भी प्रश्न पूछा था, तो ये भी जनता जो है उसका उत्तर देकर के स्पष्ट कर देगी कि सबसे बेहतर सीएम कौन। कमलनाथ भी मुख्यमंत्री रहे, शिवराज तो वहां लंबे समय से मुख्यमंत्री है। इसका जवाब और आपके सामने बघेलखंड हम रखेंगे, बघेलखंड बुंदेलखंड हम एक साथ आपको बताएंगे सीटें। उसके साथ मध्य प्रदेश का सर्वे फाइनल हो जाएगा, पूरी 230 सीटों का। कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार मध्य प्रदेश में, आखिरी आंकड़ा एक ब्रेक के बाद। स्वागत है, आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार। आपके सामने रख रहे हैं इंडिया टीवी CNX का मध्य प्रदेश का फाइनल सर्वे। अभी तक 179 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नतीजा आप देख रहे हैं, 90 पर कांग्रेस पहुंची हुई है, बीजेपी पहुंची है 86 पर कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब अंतिम पड़ाव में जो आखिरी क्षेत्र बचा है, जो निर्णय करेगा सर्वे क्या बताता है किसकी सरकार बनती दिख रही है, वो है बघेलखंड और बुंदेलखंड। इन दोनों की मिली जुला जो सीटें हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। ये मध्य प्रदेश के 2 बड़े भौगोलिक इलाके हैं। इन दोनों रीजन को आप मिला दीजिए तो लोकसभा की 8 और विधानसभा की 51 सीटें आती हैं। तो बड़ा क्षेत्र है, बड़ा रीजन है। बुंदेलखंड मतलब सागर, दमोह, टीकमगढ़ और खजुराहो की ये सीटें, ये जिले अलग आइडेंटिटी है इनकी। लेकिन यहां पर हम शहडोल, सतना, रीवा और सीधी के साथ पूरे रीजन के बारे में आपको एक साथ बताएंगे। जो दल 51 सीटों वाले इस क्षेत्र को जीतेगा, साफ है सरकार वही बनाने जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और बघेलखंड बुंदेलखंड की 51 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं। अब मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनके और आपके सामने ये सीटें आ रही हैं। बीजेपी 29 सीटें, कांग्रेस पार्टी 21 सीटें जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है बघेलखंड और बुंदेलखंड में।
बीजेपी यहां पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, यहां बेहतर प्रदर्शन बीजेपी करती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी से 8 सीटों का फासला इस अंतिम इलाके के अंदर दिखाई दे रहा, और यह गैप डिसाइसिव, निर्णायक गैप साबित हो सकता है। हमारा ओपिनियन पोल कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। और इसी के साथ आप देखिए, पूरी 230 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी हमारे सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से। 2018 में सीटें जो आई थी, कांग्रेस पार्टी की ज्यादा सीटें थी। इस बार लग रहा है कि सर के बल वो आंकड़ा खड़ा हो गया है। जहां पर बीजेपी 2018 में थी, आज कांग्रेस पार्टी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी हाफ पे मार्क को क्रॉस करती हुई दिखाई देती है। ऐसा हमारा सर्वे इशारा कर रहा है। सीटें आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर मैं रख रहा हूं, जरा नजर रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी 119 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस को मिल सकती हैं 107 सीटें, 4 सीटें अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वोट शेयर की बात कर लेते हैं, किस पार्टी को कितना वोट, कितना अंतर है। तो देखिए, यहां आपको एक क्लियर कट अंतर बीजेपी कांग्रेस के वोट शेयर में दिखाई देगा। 46% वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी को 43% वोट जो है वो मिल रहा है। याद कीजिए 2018 का चुनाव, डेसिमल पॉइंट में अंतर था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। हालांकि वहां पर वोट बीजेपी को आंशिक तौर पर ज्यादा मिला था, सीटों में पार्टी पिछड़ गई थी। लेकिन इस बार एक फासला, आपको क्लियर कट गैप जो है वो दिखाई देता है। वोट शेयर में भी 3% का अंतर आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और हमारे इन 2 ओपिनियन पोल में, 15 दिन पहले जो ओपिनियन पोल किया और आज जो ओपिनियन पोल किया है, इसमें कितना फासला आया है, इससे आपको ट्रेंड पता लगेगा। कौन सी पार्टी ऊपर जा रही है, कौन सी पार्टी नीचे जा रही है। तो आपकी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं, एक तुलना आप देखिएगा। 19 अक्टूबर का सर्वे, जो पहला सर्वे था एमपी का, और दूसरा सर्वे आज हमने जो 3 नवंबर को किया। बीजेपी 115 से बढ़कर 4 सीटें आगे 119 पर पहुंचती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी 110 पर थी और नीचे जाती हुई 107 पर दिखाई दे रही है। अन्य जो है वो 5 से घटकर 4 पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार क्योंकि भावेश का सर्वे है, उनकी टीम ने किया जमीन पर उतर करके, फिर मैं कहूंगा ये दोनों सर्वे करने से पहले आम चर्चा थी मध्य प्रदेश को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी पीछे है, कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है। इस नैरेटिव को बीजेपी बदलती हुई दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। आपके सर्वे में भी वही दिख रहा है। देखिए, 2-3 प्रमुख बातें जो मध्य प्रदेश के संबंध में देखिए, जो पिछले 2-3 महीने में हुए। ये बात फैक्ट है कि कांग्रेस वहाँ पे अच्छी पोजीशन में थी जून जुलाई के महीने में, लेकिन उसके बाद आप देखिए जो इवेंट हुए वहाँ पे, जिस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, देखिए बीजेपी का जो सबसे बड़ा गेम प्लान है मध्य प्रदेश में, वो आपको दिखेगा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बीजेपी जिस तरह का उसका कैंपेन है, उसी ढंग से उन्होंने अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में किया है। लेकिन कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, उनका कैंपेन है पूरे जाति जनगणना के ऊपर, लेकिन उनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो ओबीसी को उन्होंने 59 सीटें दी। एक तो फैक्टर हुआ है। दूसरा, जो बीजेपी जहां पे जो टिकट लिस्ट में जो अपने बड़े बड़े नेताओं को जो उतारी है, उसका उनको फायदा ये मिला है कि वो बड़े नेता, जैसे आपने देखा अभी फर्स्ट सर्वे हमारा और सेकंड सर्वे में अंतर सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा दिख रहा है चंबल रीजन में। चंबल रीजन में हुआ क्या, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, वहां से आप देखें वो सिर्फ अपनी सीटें ही नहीं बचा रहे, बल्कि आसपास के सीटों पर भी प्रभाव डालते हुए दिख रहे। तो बीजेपी को सबसे बड़ा गेम चेंजर चंबल है, इसका मतलब एग्जैक्टली जो फर्स्ट और सेकंड सर्वे में जो आप देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा अंतर चंबल रीजन है। वहां पे 2 सबसे बड़ी फैक्टर, एक तो बीजेपी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बड़े नेताओं को उतारा उससे फायदा। दूसरा, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, जैसे हर्षवर्धन जी ने पहले कहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले ज्यादातर दिल्ली में समय बिताते, आज की डेट में आप देखेंगे वहां पे सबसे ज्यादा वो मेहनत करते हुए दिखा, जिसका बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। एक दूसरी बात यह है कि देखिए, अब जब कांग्रेस की देखेंगे, कांग्रेस का जैसे 15 महीने की सरकार थी, वो बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं था। जिस तरह की घोषणाएं उसमें किया गया था, उसको बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं कर पाई थी कांग्रेस, जिसका खामियाजा कांग्रेस को उस 15 महीने का एंटी इनकम्बेंसी भी दिखना पड़ रहा है, जिसके वजह से आप देखेंगे बीजेपी टाइट फाइट है। मैं ये कह रहा हूं, अभी ये ओपिनियन पोल है, अभी 15 दिन और समय है। एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के साथ भी है, एग्जैक्टली है, कांग्रेस के साथ भी है, क्योंकि 114 सीटें कांग्रेस जीती थी, उनके विधायकों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरे जो कम समय बचा है मेरे पास सब लोगों की राय, सब लोगों का ओपिनियन लेने के लिए। शहजाद, आपके पक्ष में जाता हुआ सर्वे ये दिखाई दे रहा है, अभी आपकी पार्टी बेहतर कर रही है ऐसा दिखाई दे रहा है, पिछड़ रही है कांग्रेस, गैप जो साफ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है आपने मेंटेन किया और उसको बढ़ा भी रहे हैं।
देखिए, इसके पीछे कारण यह है कि 15 महीने का जो एक्सपीरियंस और अनुभव रहा मध्य प्रदेश की जनता का, उन्होंने कहा है अब कि नहीं चाहिए धोखा, कांग्रेस को कभी नहीं देंगे मौका। उनको पता है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब सिमी को वोट देना, एक प्रकार से सिमी के हब बनाने के लिए वोट देना। कांग्रेस को वोट देना मतलब कि बीमारू राज्य बनाने के लिए वोट देना। कांग्रेस को वोट देना मतलब धोखे को वोट देना। कांग्रेस को वोट देना मतलब उस व्यक्ति को वोट देना जो कन्या पूजा को नौटंकी कहता है। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता जो है वो बहुत समझदार है और उन्होंने कहा है कि इस बार तो जितने पहली बार दिए थे 2018 में, उससे भी कम देंगे। चरण सिंह सापरा साहब, आपका नजरिया। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि डबल इंजन की सरकार का ट्रिपल भ्रष्टाचार हुआ पिछले 18 वर्षों में। और 18 वर्षों में, जैसे मैंने पहले बताया कि इनके कुकर्म, लूट झूठ की सरकार, ये तमाम सारी चीजें जो है ये जनता ने खुद वहां पर देखी है। अब ये कितने ही पैतरे वापर ले, ये उसका ध्रुवीकरण करने का प्रयास करे या कोई और मुद्दों की काम की बात ये करते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो ये बात नहीं कर रहा कि महंगाई किस तरह से कम होगी, ये बात नहीं कर रहा कि बेरोजगारी किस तरह से कम होगी। ये इधर उधर की बातें करते हैं, ध्रुवीकरण करने की बातें करते हैं। ये इनका जो मापदंड है ना, इनके दोहरे मापदंड और इनका पाखंड, ये जनता ने देखा है। ये कर्नाटक के अंदर मध्य प्रदेश का बेरोजगारी दर और राजस्थान का बेरोजगारी दर और मध्य प्रदेश का बता दो। यहाँ भी वो नहीं कर रहे, अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बीच में आपने मुझ पर आरोप लगाया। बात ठीक है शहजाद जी, प्लीज बोलिए, कंप्लीट करें। ये स्टूडियो में खड़े रहने का ये आपको एडवांटेज। बोलिए सापरा जी, आपकी बारी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि धरातल के जो मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है। कर्नाटक में भी यही हो रहा था, बजरंग बली से लेकर के सारा इन्होंने पैतरे सारे अपना, मोदी गारंटी वहां भी थी। ठीक है सर, मोदी गारंटी सर देखिए यहाँ तो अब जो नतीजे हैं हम उस डेटा पर बात कर सकते हैं। सापरा साहब, डेटा के हिसाब से तो दिख रहा है कि आप पीछे, बीजेपी आगे सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। हमें सर्वे में ऐसा लगता है। आप इससे सहमत होंगे, मुझे मालूम है। एक चीज पर मैं आपकी राय चाहता हूं कि जो चंबल का इलाका था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने 18 में आपकी सरकार गिराई और इनकी बनाई, इस बार सर्वे में ये ऐसा लग रहा है कि वही चंबल जो है वो महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है, डिसाइडर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी बहुत पिछड़ी थी वहां पर, अब थोड़ा बेहतर करती दिखाई देती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का फैक्टर उसमें महत्वपूर्ण है। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, 2018 में जो कुछ हुआ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चोरी की सरकार बनाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खोखो का आदान प्रदान करके सरकार बनाई है, तो धरातल पर लोगों ने देखा। यही कर्नाटक में हुआ था, लोगों ने इनका साथ दिया कि नहीं दिया, ये आप सबके सामने है। तो यहाँ पर भी यही होगा, जनता इनका साथ नहीं देगी, क्योंकि जनता को पता है कि ये चोरी से सरकार बनी है और अब चोरी से सरकार वापस नहीं बनेगी। चले सर, ठीक है सर, अब वो हम 3 दिसंबर को डिसाइड करेंगे। हर्षवर्धन जी और संजीव जी की राय मैं ले लूं। संजीव जी की पहले, देखिए चंबल नहीं बनाई थी पिछली बार कांग्रेस की सरकार, जब पहले कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए तो बीजेपी की सरकार बनी, और इस बार भी लग रहा है चंबल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संजीव जी, देखिए, मतलब चंबल और उसके साथ साथ पूरे एमपी की मैं लगातार ये मानता रहा हूं कि जो एक पब्लिक सेंटिमेंट है वो शिवराज सरकार या बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने लगातार ये भी कहा है कि ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी बहुत स्ट्रांग है मध्य प्रदेश में, बीजेपी और आरएसएस उनकी। तो ये पूरा चुनाव, अब अगर हम इस सर्वे को सही मानते हैं, और चूंकि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसको सही मान के डिस्कस करना चाहिए, तो ये पूरा चुनाव लास्ट माइल कन्वर्जन पे डिपेंड ज्यादा कर रहा है। तो एक जो माहौल था उसको काफी हद तक बीजेपी ने शायद मैनेज किया अपने प्रमुख चेहरे उतार के मैदान में। मेरे ख्याल से मैं ज्योतिरादित्य का आप जितनी बात करें उतनी नरेंद्र सिंह तोमर भी रेलेवेंट है, और क्या नरेंद्र सिंह तोमर भी एक संभावित चेहरा हो सकते हैं अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के, उस पर भी काफी चर्चा है। सो कुल मिला के बीजेपी ने वो जो फर्स्ट लिस्ट में सरप्राइज दिया था, काफी सारे अपने एमपीज और मिनिस्टर्स को उतार के, वो कहीं शायद जैसे भावेश ने कहा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उनकी एक स्ट्रेंथ रहा, और वो बड़े चेहरे अपनी सीट के साथ साथ आसपास के एरिया का भी माहौल चेंज करने में शायद सफल हो रहे अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। तो वो एक बड़ा कारण है। सिर्फ चंबल के अंदर मेरे गले अभी भी वो बात नहीं उतर रही है, क्योंकि बाय एंड लार्ज हमने देखा है कि भारतीय मतदाता डिफेक्टर्स को पनिश करता है, रिवॉर्ड नहीं करता। तो अगर वैसा हो, उसका रिवर्स हो रहा है, तो उस पर तो टिप्पणी में 3 दिसंबर को ही बेहतर कर पाऊंगा। नहीं, ठीक है। और आपने नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिया, केंद्रीय मंत्री है, उनको उतारा चुनाव में, उनका भी
महत्वपूर्ण रोल है। अब चूंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों चंबल से आते हैं, तो चंबल ओवरऑल जो है वो बीजेपी के लिए इस बार कुछ बेहतर हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। और जो बीजेपी की कमजोरी बताई जा रही थी कि सांसदों को, मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है सेंटर के, ऐसा लग रहा है कि वो पैंतरा जो है बीजेपी के लिए काम कर रहा है अभी तक। हर्षवर्धन जी। सौरभ जी, मुझे लगता है कि 2018 की बात करेंगे तो 23 समझ में 2018 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी, करीब 1% के आसपास, थोड़ा सा कम, उससे मत ज्यादा रहा, लेकिन सीटें कम हो गई, 9 सीटें कम हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया शिवराज सिंह चौहान उनका सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ रहा है कि यार एक ही चेहरा, 2 दशक हो गए, कब तक ये रहेंगे, कुछ उस तरह की स्थिति थी। और उस वक्त मंदसौर में किसानों पर गोलियां चल गई थी, सपाक्स ने बड़ा कुछ किया था, सवर्ण बड़े नाराज थे। भाजपा ने इन 4 जो सरकार चली उसके साथ साथ जो संगठन के लेवल पर था उसने बहुत अच्छी तैयारी की। जो सरप्राइज एलिमेंट होता है, जो बड़े बड़े नेता उन जगहों पर उतार दिए जहां शायद ये नेता नहीं होते, तो आज ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम उलट होते। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या था, वो बहुत हाई सेंटीमेंट थी, उसको लगा। और जो संजीव जी ने कहा, जो आमतौर पर इंडियन पॉलिटिक्स में प्रैक्टिस होता है, लेकिन संजीव जी वो तो 2019 में ही उलट हो गया। जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए, बहुतायत चुनाव जीत गए भाजपा के उस पर, यानी वो फॉर्मूला गलत हो गया। और अब मुझे लगता है जो ये सर्वे बता रहा है, अभी मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी अब 100 के नीचे जा रही है, क्योंकि अब वो अपना ग्राउंड लूज कर रही है। जिसको कहते हैं ना कि जब आप मोमेंटम एक बार क्रिएट कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वो मोमेंटम टाइमली क्रिएट किया और कांग्रेस ने वहीं से वो मोमेंटम, जिसको कहते हैं कि लूज कर, जो सर्वे कह रहा है आपको 100 के नीचे, जो सर्वे कह रहा है आपकी ओपिनियन भी उसी के साथ लगभग वही ट्रेंड पकड़ जी। चलें, ठीक है। एक सवाल, चूंकि चेहरों की बात है और हम ये बार बार ये कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा जो है उसको बचाने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान ना हो, इसीलिए उसको शायद इस बार प्रमोट नहीं किया बीजेपी ने। ऐसे कमलनाथ के लिए कहा गया कि बीजेपी की तरफ से कि उनकी 15 महीने की सरकार का जिक्र बहुत नहीं किया जाता है। तो हमने जनता से पूछा, बेहतर मुख्यमंत्री कौन, किसे मानते हैं आप, बेटर सीएम? आपके सामने जवाब आ रहा है, देखिए। 43% लोगों ने शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया कि ये बेहतर मुख्यमंत्री हैं औरों से। 40% ने कमलनाथ का नाम लिया है। 11% लोग जो हैं वो, उनका मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह के लिए 1% लोगों ने नाम लिया। तो इससे ही साफ है कि कॉन्टेस्ट जो है, देखिए, वो शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच में है, जिसमें बाजी मारते हुए शिवराज सिंह चौहान दिखाई देते हैं। अब अगर बीजेपी जीतती है तो क्या चेहरा जो है वो शिवराज जी होंगे? ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है और इस पर आगे बात होती रहेगी। हमारे बहुत प्रश्न हुए, कुछ प्रश्न यहां पर हमारे साथ मौजूद युवा ऑडियंस के हैं, उनके बीच में ले जा रहा हूं आपको। जी, कौन और सवाल पूछेंगे? ये देखिए, एक युवा लड़की सवाल पूछ रही है। किनसे सवाल है आपका? मेरा सर से था कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उनकी जेल जाने की खबर आई है, तो क्या इस बात का असर मध्य प्रदेश के चुनाव में भी होगा? पहली बात तो ये कि अरविंद जी जेल नहीं गए, तो ये खबर जो आई है, ये खबर ठीक नहीं है। अरविंद जी का सम्मन था, लेकिन शायद अरविंद जी जिस तरह से कह रहे हैं, उनकी पार्टी भी कह रही है और भाजपा भी कह रही है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पंजाब में अभी असर कर सकता है। पंजाब में ना तो चुनाव है, ना दिल्ली में चुनाव है। इन राज्यों में जहां अरविंद जी कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं और बड़ा असर पड़ेगा, वहां पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, कहीं इतनी भी स्थिति नहीं है कि वो खेल बिगाड़ सकें। और अगर कुछ थोड़ा बहुत होगा तो भले कुछ वोट पा जाए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कोई फैक्टर नहीं है? नहीं, कोई फैक्टर। जी, पूछिए। जी सर, मेरा नाम आदर्श प्रताप सिंह है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की वाद विवाद समिति आरओ से हूँ। सर, मेरा सवाल जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है। सर, जो करप्शन है वो ना कि मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि जो किसी की भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस या बीजेपी की, तो दोनों पार्टी बिना हवाई बातें करते हुए जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो बताए कि क्या होगा, कि आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। हवाई बातें तो सर कांग्रेस या बीजेपी करती हैं, लेकिन यहाँ पर आप हवाई बातें ना करें, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो बताएं। भ्रष्टाचार पर इसमें एक मैं अपनी तरफ से छोटा-छोटा जवाब दीजिएगा, छोटा-छोटा जवाब। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। इससे पहले हमारे देश में प्रधानमंत्री थे, बोलते थे 1 रुपया भेजता हूं 85 पैसे खा जाते हैं बिचौलिए। हमने डीबीटी और जैम ट्रिनिटी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बनाई कि आज जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में सीधा पैसा जाता है। 25 लाख करोड़ मोदी जी ने प्रधानमंत्री होने के नाते भेजे गरीबों को, 25 लाख करोड़ पहुंचे और 2.5 लाख करोड़ इस देश का बचा, तो वो जैम ट्रिनिटी और डीबीटी की वजह से बचा। मतलब अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 20 लाख करोड़ करप्शन में चले जाते। देखिए, भ्रष्टाचार पर क्या किया बता रहे हैं बीजेपी वाले। कांग्रेस से साहब भी बता दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा यहाँ पर इन्होंने कर्ज लिया है
और 50% कमीशन खोरी उसमें है। कांग्रेस की सरकार आते ही हम ये 50% कमीशन खोरी को बंद करेंगे, ऑटोमेटिकली 2 लाख करोड़। 15 महीने क्या किया आपने? और ये जो हमने स्कीम अनाउंस करी है, वो सारी स्कीम को हम उस पैसे से इंप्लीमेंट करेंगे। 15 महीने में क्या हुआ ये जनता को मालूम है। आगे करेंगे, अभी कुछ नहीं किया। 11.5 हाँ तो जीतेंगे तब न करेंगे। 15 महीने सरकार थी मान्यवर, तब क्या किया? 15 महीने सरकार थी, व्यापम तो आप पुराना गाना गा रहे हो। 11 महीने में हमने किया अच्छा व्यापम में एक भाजपा के नेता का नाम बताओ जिसको जेल में डाला। हमने भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास किया। चरण जी, आपने 18 आप साल में अच्छे व्यक्ति हैं, कांग्रेस में सभी अच्छे हैं। 18 वर्ष चलिए ठीक है सर, चलिए ठीक है। एमपी पर हमने बात, आप उनको उकसा रहे हैं क्या कि आ गए तो हमको जेल में डाल सुनिए, इनकी ये जो झूठ की दुकान है इसको बंद लगना चाहिए, ताला लगना चाहिए। अच्छा चले लग रहा है। अभी मध्य प्रदेश का सर्वे तो मैंने आपके सामने रख दिया। सर्वे कहता है आगे भाजपा सरकार बन सकती है भाजपा की, और ये हुआ तो बड़ी उपलब्धि होगी। लगभग 2 दशक से वहां पर भाजपा की सरकार है।